सो प्यारे बच्चों यहां ध्यान दो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार हम सोच सकते हैं, 3 नंबर या 2 नंबर में डेरिवेशन और 1 न्यूमेरिकल। अब ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हमें नीड क्या है, या हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े तो पढ़े क्यों? देखो उसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हमारी जो आंख है बेटा, हमारी जो आंख है वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, हमारी आंख एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। क्यों सर? इंस्ट्रूमेंट का मतलब तो वो होता है जिसमें लोहा लगा हो, जिसमें अरे इनकी रुको यार तो समझते हैं। सो मैं ये कह रहा था बेटा कि हमारी आंख भी ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, पर हमें पता नहीं है। बोलो कैसे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर लोहा लगा होना चाहिए, पेचकस लगना होना चाहिए, पिलास मार रहे, हथौड़ा मार रहे, उसी को इंस्ट्रूमेंट नहीं कहते। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो होता है बेटा जो लाइट के प्रति सेंसिटिव हो, मतलब लाइट के प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव हो तो उसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते थे। सेंसिटिव इन द सेंस कि वो लाइट से उसका रिश्ता हो। जब लाइट से जिसका रिश्ता होता है उसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। हमारी आंख और लाइट का एक डायरेक्ट कनेक्शन है, बिना लाइट के ये आंख किसी काम की नहीं है ना? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो यहां पर ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है समझना प्यारे बच्चों। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट होता है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी लाइट के लिए इंस्ट्रूमेंट। देखो हमारी जो आंख है, लाइट को कैप्चर, लाइट जब इसके अंदर आता है ना तो हमें चीजें दिखाई देती है, तो हम कहते हैं आंख हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो बेसिकली जो आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है प्यारे बच्चों। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, लिमिटेशन है, आंख की लिमिटेशन है? हाँ लिमिटेशन है। आंख की लिमिटेशन क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, तो एक लिमिटेशन ही तो है। कई बार होता है कि हम चांद को नहीं देख सकते। मान लो किसी ने नई नई शादी करी, वो उसकी वाइफ ने बोला कि चलो चांद पर घूमने चलते, वो चांद पर गया, तुम्हारा मन है कि मैं देखूं चांद पर क्या हो रहा है, तो अगर अरे भाई क्या यार एक ही नहीं 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 नहीं, गलत सोच रहे हो आप, गलत इमेजिनेशन है आपकी। आपने 1 मिनट में सब इमेजिन कर लिया, अच्छी बात है, पर सुनो, तो मेरा मन किया कि यार मैं चांद पर देखूं, तो क्या इन आंखों से मैं चांद पर देख पाऊंगा? नहीं। तो ये आंखों की लिमिटेशन है बेटा, आंखों से हम चांद पर नहीं देख सकते, दूर का नहीं देख सकते। अब तुम्हारा मन किया कि चलो भाई कि 2 चींटियों की शादी हुई है, 2 चींटियों की, अब मैं चींटियों की बता कर रहा, मेरा मन किया कि मैं चींटियों का संसार देखूं, चींटियों का प्यार देखूं, तो तुमने कहा आंखों से तो देख नहीं पाऊंगा, छोटी छोटी चींटी है लाल वाली, बहुत छोटी छोटी, तुमने कहा आंखों से तो दिख नहीं रहा है, तो तुमने कहा कि भाई आंखों की लिमिटेशन हो गई, यानी बहुत दूर का नहीं देख सकते हम, बहुत दूर का सोच सकते हैं देख बहुत दूर का हम देख नहीं सकते, बहुत पास का हम देख नहीं पा रहे, तो ये हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। तो बेटा आंख एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बहुत सारे लिमिटेशन है। तो हम लोगों ने कुछ नए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, हाँ, जिसमें लोहा भी होगा, पेचकस भी होगा, पिलास भी लगेगा। तो अब हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों जो हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, इनकी कुछ खास बात आपको समझना है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कैसे कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा, माइक्रोस्कोप हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। फिर बेटा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर बेटा हमारा टेलीस्कोप, और भी हमें बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे आंख के लिमिटेशंस को दूर कर देगा। जो चीजें इन 2 आंखों से नहीं कर पा रहे हम एक एड ऑन करेंगे। एड ऑन मतलब इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आंख वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे कुछ और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। बात समझ पा रहे हो? तो ये हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन देखा। अब इसकी हम डेरिवेशन थ्योरी पढ़ेंगे, आप नोट कर लो। सो प्यारे बच्चों आपको मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताया। अब बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सुनना ध्यान से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ना पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, जो कि है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। प्लीज बेटा इनको मजे में मत लेना, इसको रट्टा मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसको रट्टा नहीं मार सकते, सिर्फ समझ सकते हैं। बिना समझे अगर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हो, वेस्ट ऑफ टाइम प्लीज। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है समझते, देखिए। बोला गया भैया सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है, एक लेंस है बस, सिंपल सा लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, यही है माइक्रोस्कोप। अच्छा बेटे सूंघ के आया है? नहीं सूंघ के तो नहीं आया, सुनो, नहीं 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 नहीं, देखो बेटा सुनो, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है एक कुछ भी नहीं है बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें पता भी नहीं है और तुमने इस माइक्रोस्कोप का बहुत इस्तेमाल किया है। बचपन में ना हर बच्चे का एक शौक होता था, एक ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स जिसके अंदर सब कुछ हो, स्केल, डी, त्रिकोण, वो सुई दो जो लगा जो सुई निकला होता है, और उसके अंदर मजा आ जाए। अमीरी की पहचान थी, उसमें से निकलेगा मैग्नीफाइंग ग्लास। अमीरी की पहचान, किसी के ज्योमेट्री बॉक्स में अगर मैग्नीफाइंग ग्लास है तो उसको हम अमीर समझ लेते थे कि वो भाई इसका बाप है इसका बाप है भाई, क्या दिलाया है। तो बेटा ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, प्लीज, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप वही है बेटा जो तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक मैग्नीफाइंग ग्लास था।
तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, या इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, मुझे भले ही यहां पर टाइम लग जाए, पर मैं आपको एक एक चीज बढ़िया से सिखाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो सर आप ये कहना चाहते हो एक लेंस लिख देता हूं, एक कॉन्वेक्स लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास ही सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप इसका किताबी नाम है, और डेली लाइफ में हम ये बोलते हैं। अच्छा, इसमें हम करते क्या है सर? तो सबसे पहले ना देखो, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर बेटा, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, सेंटर है, और इसका ये फोकस है, फोकस। तो ऑब्जेक्ट ना, सुनना ध्यान से, हम ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखते हैं कहीं पर, ये ऑब्जेक्ट होगा, सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो बूढ़े लोग होते हैं मूवीज में दिखाते हैं, रियलिटी में नहीं, रियलिटी में बूढ़ा अखबार नहीं पढ़ता है ना, वो मूवी में दिखाते हैं कि बूढ़ा आदमी हो गया, रिटायर हो गया, चाय पी रहा है, अखबार ऐसे पढ़ रहा है। अबे मरने की उम्र में ऐसे क्या कर रहा है? सॉरी, डोंट माइंड आई एम सेइंग। आपने देखा होगा ना, मूवीज में दिखाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी है जो ऐसे ऐसे कर रहा होता है। क्या रियलिटी में इतना उसको अखबार पढ़ने का शौक है कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके और ऐसे ऐसे करेगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, वो मूवीज में दिखाते हैं। पर बेटा वो ऐसे ऐसे क्यों कर रहा था, कभी सोचा आपने? क्योंकि वो चाह रहा होता है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहां आ जाए, ऑब्जेक्ट उसका कहां आ जाए बताओ। जब भी कोई आदमी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने का प्रयास करेगा, तो देखने का जब वो प्रयास करता है ना, तो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे ऐसे करता रहता है, फिर उसको एकदम तो साफ इमेज दिखाई देती है, ऐसे करते करते, हाँ क्या बात, तो साफ इमेज दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों प्लीज, तो एक्चुअली में ना वो सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने का प्रयास कर रहा होता है, ऐसे ऐसे करके। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा पहले से एक लिख लिया है, जल्दी जल्दी में लिखा, टाइम नहीं था बेटा, टाइम तो था लेकिन मैंने ऐसे लिख लिया। देखो, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा, याद क्या करना है इसके अंदर? देखो कि अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ क्या होता है? छोटा होता है। कोई दिक्कत किसी को? पावर आवर पढ़ा दिया मैंने, फोकल लेंथ तो पढ़ा दिया है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, हमें पढ़ना क्या होता है बेसिकली, हम जब भी हम कुछ पढ़ेंगे तो हम मैग्नीफाइंग पावर पढ़ेंगे। अब कई लोग मुझे बोलेंगे सर मैग्नीफाइंग पावर का क्या मतलब होता है? क्या हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन नहीं पढ़ा है? क्या हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन पढ़ा है ना? मैग्नीफाइंग पावर क्या मतलब होता है? कि इमेज को कितना बड़ा कर रहा है। अरे मैग्नीफिकेशन का मतलब याद करो, इमेज को कितना बड़ा कर रहा है। तो बेटा हमें ना ये पढ़ना है कि सर जो हम ये माइक्रोस्कोप है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। यानी अगर एक छोटा सा अक्षर है, अक्षर मतलब अल्फाबेट, ये छोटा सा वर्ड है, तो उस वर्ड को कितना बड़ा कर देगा ताकि हमें मजा आए पढ़ने में। अच्छा, बड़ा बड़ा, समझ रहे मेरी बात को? तो अब कहानी क्या है बेटा, कि माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर हमें निकालना होता है। तो उसके लिए कुछ बातें, अहम बातें जो आपको याद रखनी होती है। पहली बात ये बेटा कि ये हमारा, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम जो बना रहा हूं, ध्यान रखना बेटा, ये हमारा होगा क्या बताओ? लेंस। और इस लेंस को ही क्या नाम दिया गया है? सिंपल माइक्रोस्कोप। इस लेंस का ये सेंटर बेटा सी, और बेटा ये इसका फोकस। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, हम ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले? ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है बताऊं आपको? देखो, कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है प्यारे बच्चों, मैं आपको खुद से भी करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। यहां से कोई रे ऑफ लाइट निकलेगी, और कुछ रे ऑफ लाइट ऐसे, और यहां से निकलने वाली लाइट ऐसे। तो आपको कंस्ट्रक्शन समझनी पड़ेगी बेटा ये, ठीक है जी। तो अब इधर पीछे बेटा, पीछे आंख लगाते हैं। आपको पता होगा लेंस के एक तरफ आंख होता है बेटा, क्या होता है? आंख। अब होगा क्या, ध्यान देना यहां पे प्लीज, प्लीज आप लोग ध्यान देना। तो हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग मिटाते हैं बेटा हर बार, सॉरी यहां मिटाना पड़ रहा है मुझे। अब इसको ना पीछे हम ले जाएंगे, पीछे कहीं ले जाएंगे, सीधा होना चाहिए बेटा, पीछे ले जाएंगे ऐसे लाइट के रे को। तो ये कहीं जाके यहां से पीछे मिलेगा, नहीं मिलेगा बताओ? अबे कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो ये पीछे जाके मिलेगा बेटा। जब ये पीछे जाके मिलेगा ना, तो हम कहेंगे देखो हमारा क्या बन गया बताओ? हमारा यहाँ इमेज बन गया। क्या बन गया? तो इसका नाम ए बी रखा जाता है, ए बी, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बोलते हैं बेटा ये हमारा वी है, वी मतलब इमेज, इसको ए डबल डैश बी डबल डैश समथिंग बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या रखना है, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा बेटा, कि पीछे आंख होती है, पीछे क्या होती है? आंख, और ऐसी ऐसी कहानी है। तो पहले एक बार डायग्राम आप बनाओ, फिर हम बात करेंगे। डायग्राम बनाओ, हो गया? चलो बहुत बढ़िया। तो डायग्राम हम लोग समझ गए बेटा। अच्छा एक बात रखना बेटा, जब ये मैंने डायग्राम बनाया है तो आप एक चीज नोट करना कि मैं इस रेस को क्लोज नहीं किया। मैंने क्लोज किया क्या? नहीं, ये रेस दूर है एक दूसरे से, दिख रहा आप लोगों को? ये रे बेटा दूर है, ये इधर चला दूर हो जाएगा ऐसे, ये दूर ऐसे हो जाएगा, ये धीरे धीरे दूर ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि ये रेस ऐसे कभी जाके मिलेगी बेटा, पीछे वाली रेस नहीं मिलती, तभी हम आगे मिलाते हैं उसको, पता नहीं बात? पीछे वाली रेस तभी उसको, यार क्या बात है, मतलब पीछे जो लोग बिछड़ गए, पीछे के लोग कहाँ मिलते हैं, इसीलिए तो आगे मिलाना पड़ता है। चलो ध्यान दो। अरे बेवकूफो, जीवन में जो इतिहास है वो चला गया, इसलिए नए लोग हमें आगे मिलता है, मिलते ना नए लोग। इतिहास है, मैं ये कहने की कोशिश करता हूं, तुम लोग भाई जो मतलब निकालते हो ना वो गजब, ठीक है। तुम लोगों को जब, अगर तुम लोगों की स्टडी की जाए, जैसे मान लो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने गया किसी स्टूडेंट का, तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा? हु कैरी मिनाटी। तुम तो उसके भी वो निकले, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो मैंने डायग्राम बनाया, इसमें एक बात मैं क्लियरिटी कर दूं कि जो ये जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, प्यारे बच्चों इसको डी नाम दिया गया है। अब तुम बोलोगे डी का क्या मतलब होता है? बेटा डी का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। तुम बोलोगे ये क्या है? देखो हमारे को एक चीज सिखाई जाता है बचपन में, उसका नाम होता है डी। डी का नाम होता है बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
प्यारे बच्चों समझ में आया? देखो डी का मतलब क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर अगर होगा, कम से कम 25 सेंटीमीटर अगर होगा तो आपको साफ साफ अलग अलग चीजें दिखाई देगी। जैसे अगर मैं इस पेन को बहुत पास ले आऊंगा, दो दिखाई देगा मुझे, दो। नहीं समझे मेरी बात को? इस पेन को अगर मैं पास ले आया तो अजीब सा लगेगा, और कम से कम 25 सेंटीमीटर पे हमें बढ़िया से दिखता है। तो बेटा डी का मतलब होता है लीस्ट, कम से कम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, जब एक सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट को हम सेट कर रहे होते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सेट करते वक्त ना इमेज को हम 25 सेंटीमीटर में बनाने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या प्यारे बच्चों, अब हमें इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। अब मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकाला जाएगा वो हमें बड़े ईमानदारी से समझना है बेटा। तो अगर मैं यहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करूं, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें, लीनियर मतलब जो हमने बचपन में पढ़ा है, ऐसा पढ़ा ना बेटा, m इज इक्वल टू v बाई u, याद करो, या m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए बड़ी बात क्या है? हमारे लिए बड़ी बात है कि हमें यहां पर ना एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना पड़ता है। अब बोलोगे तुम, एक नया वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया, बता दूं मैं आपको, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अगर मुझे निकालना है तो, वैसे निकाले ना निकाले, हम यहां पर निकाले ना निकाले बता रहा हूं, अगर मुझे एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? अब ये एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है मैं समझा रहा हूं। देखो जैसे मैंने कहा, समझना ध्यान से, मैंने कहा देखो यार ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और इसने कुछ एंगल बनाया है, मान लो कुछ एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो ये एंगल है मान लो अल्फा। फिर मैंने कहा भाई इसका इमेज यहां बन रहा है, इमेज बढ़ गया, इमेज बढ़ गया, तो इसका भी कुछ एंगल बनेगा। क्या बनेगा इसका कुछ? तो सपोज करो कि मैंने बोला चलो इसका एंगल बाई चांस बीटा है। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, फील कर पा रहे हो? ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, सेट नहीं होगा, पर आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने कहा इसका एंगल अल्फा है यार, और इसका एंगल मान लो बीटा है। क्या एंगल? बीटा। तो आप बोलोगे देख यार पहले एंगल 30 डिग्री था, अब एंगल हो गया है 60 डिग्री, मतलब उसका साइज बढ़ गया है। साइज क्या है? यानी हम एंगल के हिसाब से भी मैग्निफिकेशन बता सकते हैं। मैंने कहा यार अभी एंगल 30 डिग्री है, ठीक है जी, अरे अब एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब भाई सुमित, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बात बात में हंसना बंद कर दो यार। तुम लोगों के दिमाग में जो भरा हुआ है सेम मेरे दिमाग में भी है भाई, समझो इस बात को प्लीज। तो मैं ये मैं छोड़ो, तो मैं यार छोड़ो यार, तुम नहीं समझोगे। पहले एंगल बेटा है, पहले एंगल है बेटा 30 डिग्री। क्या यार, अब 90 नहीं बोल पाऊंगा मैं। सुनो देखो, पहले एंगल कम है, अब एकदम से एंगल एंगल बढ़ रहा है बेटा। अगर एंगल बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे मैग्नीफाई हो गया। क्या हो गया प्लीज? तो एंगल अगर बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो हमें तो इस चीज से मतलब है ना कि भाई कि पहले कितना था अब कितना है। तो बेटा जैसे हम बोलते हैं ना कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो हो गया, उसको बोला गया बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन। मतलब जब सीधी सीधी बात चल रही है, कितना हाइट है कितना हाइट है, लेकिन एंगल की बात की जाएगी तो होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को एम निकालने के लिए हम क्या करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए? tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, यानी बीटा मतलब किसका? इमेज का एंगल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट का एंगल, यानी बीटा अपॉन में अल्फा बेटा हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। tan को सिर्फ बीटा भी लिख सकते हो, tan अल्फा को सिर्फ अल्फा भी लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आप लोग लिखते रहिए कि मेरा मन किया कि चलो भाई मैं tan बीटा अपॉन में अल्फा निकालूंगा। तो बीटा अपॉन में अल्फा क्या होता है बताओ? एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो यहां पर हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं ये आपको समझना है। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, प्लीज ध्यान देना, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये यहां पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? यहां पे, और हमारा इमेज यहां पर है। तो एक रूल बनाया गया। क्या बनाया गया? रूल क्या है प्यारे बच्चों? रूल है बेटा फेयर कंपैरिजन का रूल। फेयर कंपैरिजन, ये एक रूल बनाया गया, रूल फेयर कंपैरिजन। फेयर कंपैरिजन का मतलब समझते हो क्या होता है? मैं बता रहा हूं, देखो अभी मैं एग्जांपल दूंगा। मान लो मैं हूं सुनील, मुनिल, मेरा नाम मुनिल है, ठीक है? कौन आएगा यहाँ पे? तू आ भाई इधर। अरे कुछ नहीं, डर लग रहा है, डर लग रहा है, सबके सामने भी डर लग रहा है क्या यार? आ जा, अरे अजरा भाई तो आ जा, कोई नहीं, अरे कुछ नहीं होता, कोई तो भाई तेरे सब, अरे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, आओ तो सही, आओ। देख के जैसे भाई है, ऋषभ भाई है, ठीक है? अब ऋषभ भाई की सरकारी नौकरी लगी है। सरकारी नौकरी क्या लगी है कि भाई को ना हाइट का जजमेंट करना है। दोबारा बोल रहा हूँ, हाइट नॉट लेंथ, ठीक है? सुनो, भाई को हाइट का जजमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और एक बंदा जो है, एक बंदा 2 किलोमीटर दूर खड़ा है, 2 किलोमीटर दूर खड़ा है, और भाई को हाइट का जजमेंट करना है। तो भाई ने मेरे को देखा, बोला हाँ भाई तो लंबा आदमी, क्या ये लंबा आदमी, और भाई ने 2 किलोमीटर दूर देखा है इसको, हाँ वो तो पिद्दी सा है, क्या वो उसको बोल रहा है पिद्दी सा है। मतलब मैं इसके सामने हूं तो इसको मैं लग रहा कि भाई हाइट है बंदे की, और क्या पता 2 किलोमीटर दूर खली हो, 2 किलोमीटर दूर कहीं खली खड़ा हो। अब खली को तुम इतनी दूर से देखोगे तो पिद्दी लगेगा, वो क्या लगेगा?
छोटे से लगेंगे वो। तो अब मेरी बात को समझना, फेयर कंपैरिजन का मतलब होता है कि दोनों एक ही पोजीशन पे हो, एक ही साथ खड़े होने चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही साथ। अगर दोनों को एक साथ खड़े नहीं करोगे तो फेयर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो एक फेयर कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट आया जहां पर दोनों ऑब्जेक्ट को हम एक साथ रख के कंपैरिजन करते हैं। हाय बोलो, हाय। ऐसे हाय बच्चों, अगर आज से 15 साल मुझे बात देख रहे हो तो मैं तुम्हारा पापा ऋषभ। बोलो। अरे ये अपने बच्चों को दिखाएगा ना, देख बेटा तेरा बाप ऐसा दिखता था। फूक मत मारियो, फूक मत मारियो, मजाक कर यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, सो गाइस हमने क्या सीखा? फेयर कंपैरिजन के लिए एक साथ रखना पड़ेगा। बेटा नासिर फेमस है भाई, बच्चे कह रहे नासिर को बुलाना था। ओ भाई क्या बात है। सो प्यारे बच्चों समझना ध्यान से, तो फेयर कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट आता है जहां पर चीजों को एक साथ रख के कंपैरिजन किया जा सकता है, तभी वो फेयर कंपैरिजन है। अब तुम सोचो, एक को यहां खड़े होकर बोल रहा अच्छा तू लंबा है, एक को 2 किलोमीटर दूर से कह रहा पिद्दू, दैट इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन। तो बोला गया देखो यार, जब आप ये मैग्निफिकेशन का गेम खेलोगे ना, जब ये मैग्निफिकेशन का गेम खेलोगे तो आप मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट को आपने यहां रखा हुआ है, फील करना इस बात को, ऑब्जेक्ट को आपने यहां रखा हुआ है और इमेज को आपने यहां रखा हुआ है, ये बात तो सही नहीं है, ये बात तो सही। तो बोला गया काम करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और ऑब्जेक्ट को यहां लेके आएंगे। तो हमने क्या किया बताओ? हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को और इमेज को एक जगह पे रखा। किस पे रखा? अब होगी फेयर कंपैरिजन। तो ऑब्जेक्ट भी यही है और इमेज भी है। अब बताओ बड़ा कौन? इमेज। तो मैग्नीफाई हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अब क्या किया जाएगा? अब अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा कौन सा एंगल होता है बताओ? ऑब्जेक्ट का एंगल। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा होता है बेटा। ये ऑब्जेक्ट ने एंगल यहां बनाया, ये कहलाएगा अल्फा। क्या कहलाएगा? अल्फा। और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, सुनना ध्यान से, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, इसमें ये वाला एंगल क्या होगा बताओ? बीटा होगा। एंगल क्या होगा? ये बीटा। लेकिन हमें काम करते पता है क्या? हम ना बीटा, हमें एंगल से मतलब बेटा, तो हम कहेंगे देखो अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, समझना ध्यान से, अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं तो वो एंगल बीटा के बराबर ही होगा। देखो समझ पा रहे हो? अरे बड़ा वाला ट्रायंगल लो या छोटा ट्रायंगल लो, बीटा के बराबर ही आ रहा है एंगल। यार अरे बेटा तुम फील करना, कभी फील करना कि ये एंगल जो है ना बीटा ही होगा। बीटा, ये बीटा कौन सा एंगल है? ये पूरा एंगल बीटा ही है। तो हमें तो बस एंगल से मतलब है, एंगल कहीं से भी निकले, वो होता नहीं, हमें तो सिर्फ क्या निकालने से मतलब है। हाँ प्लीज ध्यान दो। तो बेटा यहां पर हम निकाल रहे हैं मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, बीटा अपॉन में अल्फा। तो टेन बीटा हम छोटे ट्रायंगल से निकालते हैं, छोटे ट्रायंगल से बीटा निकालो, क्या होगा बताओ? पर बीटा मतलब टेन बीटा, परपेंडिकुलर है AB, परपेंडिकुलर क्या है बेटा? AB अपॉन में बेस, बेस क्या है बेटा? U। और अल्फा क्या होगा बेटा? अल्फा ये ट्रायंगल से आएगा, अल्फा इस ट्रायंगल से आएगा। देखो ये रहा, ये भी AB के बराबर ही होगा बेटा, क्योंकि ये हाइट सेम है यार। अबे ये और ये हाइट सेम है, तो ये हो गया AB, अल्फा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस है D के बराबर। AB से AB कट गया, आंसर आएगा D/U। नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया? ए यार ऐसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। देखो इस ट्रायंगल से बीटा निकाला मैंने, 10 बीटा लगा के, और इस वाले ट्रायंगल से मैंने अल्फा निकाल लिया, 10 अल्फा लगा के। बेटा ये गेम जितना आसान मैं समझा रहा हूं, पूरे, ये घमंड नहीं है मेरा, पूरे यूट्यूब या पूरे कहीं भी इससे आसान इस टॉपिक को कोई नहीं पढ़ा सकता। ये फेयर कंपैरिजन, ये फेयर कंपैरिजन का सिद्धांत मैंने डेवलप किया है। वरना सब कहते हैं बस यहां लाके रख दो, बच्चे परेशान कि यहां लाके क्यों रख दो, बाप का राज चल रहा है, वहां पर ऑब्जेक्ट साहब कह रहा आगे रख दे, ये कोई बात है? अब तुम्हें समझ में आया बेटा? तो हमने क्या सीखा? घमंड नहीं बेटा, ये बता रहा हूं बस। तो ये हो गया बेटा हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, D/U। क्या हो गया बेटा? D/U सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, जो आपको याद रखना है जीवन भर। ठीक है बेटा, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते। 10 बीटा निकाला बेटा मैंने, 10 बीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहां पर परपेंडिकुलर है AB और बेस है बेटा D है D। सो आई होप आप समझ में आ गए हो। डन एवरीवन? सो नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते। सो कमेंट करते चलना बेटा, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे कमेंट करते चलो, टेंशन नहीं है बेटा। तो ये हमने निकाला एंगुलर मैग्निफिकेशन। प्यारे बच्चों अब हम ध्यान देने जा रहे हैं प्लीज। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे कि भाई अगर हमें एक टॉपिक बता रहा, देखो आप लोगों ने लेंस के लिए पढ़ा होगा 1/v माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मेरा मन किया, सुनना ध्यान से, मेरा मन किया कि मैं इस सबको D से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये D/f बन जाएगा। अरे हाँ यार D/f ही बनेगा, ये बन जाएगा D/D, D/u। कई लोगों को एकदम से दर्द होगा, हुआ दर्द हुआ किसी को? अभी होगा, मैं दूंगा रुको। जब आपने यहां D से मल्टीप्लाई किया, यहां D से मल्टीप्लाई किया, यहां D से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर हर जगह D आया, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर ये आपने V की जगह पे D क्यों पुट किया सर? इमेज कहां बना था याद करो। अरे V कितना है? V कितना है? D के बराबर। V कितना है? तो बेटा पहले हमने ऊपर सबको D से मल्टीप्लाई किया और नीचे V की जगह पे D पुट किया, तो यहां से एक जादू होता है, D/f इज इक्वल टू 1 माइनस D/u, 1 माइनस D/u। अब प्यारे बच्चों प्लीज अब एक काम करो, इधर ध्यान देना प्लीज।
ये जो डी बाई यू है दिख रहा है क्लियरली, ये डी बाई यू दिख रहा है। अब एक काम करो, इस डी बाई यू को इधर ले आओ। तो अगर मैं डी बाई यू को इधर ले आऊंगा तो उधर क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस डी बाई एफ। पता क्या हुआ है, एक्सचेंज कर दिया बेटा मैंने, इस पूरे को एक्सचेंज कर दिया, आपस में एक्सचेंज किया, ये इधर चला गया तो ये इधर चला गया। अब बेटा ये डी बाई यू को आप क्या बोल रहे थे बताओ, डी बाई यू को आप बोल रहे थे मैग्निफिकेशन, क्या बोल रहे थे, मैग्निफिकेशन। और बेटा ये 1 माइनस डी बाई एफ, बहुत सारे बच्चों को एकदम से दर्द उठेगा, इतना गंदा दर्द होगा ना बेटा, उसका कोई हिसाब नहीं है। बताओ यहां पर माइनस क्यों आया, यहां माइनस क्यों आया, यहां माइनस इसलिए आया बेटा क्योंकि डी पीछे की तरफ है। देखो जो डी, इस डी बाई यू को मैग्निफिकेशन बोल दिया, पर देखो ये जो डी है ना, डी लेंथ से पीछे, लेंथ से पीछे की वजह से एक और माइनस हमें लगाना पड़ रहा है, इसीलिए हमारा जो मैग्निफिकेशन है 1 प्लस डी बाई एफ आएगा। तो बेटा ये हो गया एक प्रकार से मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला एक्स्ट्रा। तो याद रखना बेटा ये जो है साइन कन्वेंशन हमने यूज किया है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके पता लगा कि डी तो पीछे है तो एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा जिससे 1 प्लस डी बाई एफ। तो प्यारे बच्चों एक तो हमने ये सीखा कि डी बाई यू मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और एक हमने ये सीखा बेटा कि 1 प्लस डी बाई एफ भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो प्यारे बच्चों अभी तक सोचो हम सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप कर पाए, अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, फिर उसके 2 वेरिएशन है, टेलीस्कोप उसके 2 वेरिएशन, फिर न्यूटन वाला, फिर कार्सिगियन वाला, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बेटा। ठीक है, तो डरना नहीं है, अगर हम ऐसी स्लो अगर सीख के करेंगे। अब देखो यहाँ क्या क्या फायदा हो सकता था, जैसे तुम कॉलेज में जाते, समझा रहा हूं, तुम कॉलेज में जाते बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कब, जब तुम मेरी हर एक बात को अच्छे से नोट कर रहे हो तो, क्योंकि जो मैंने इतनी मेहनत करके दिन रात एक करके जो सीखा है वो इतना इजीली मैं आपको बता रहा हूं। अगर इन बातों को आप इजीली नोट कर लेते हो, कहीं लिख के रख लेते हो, तो यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर। अब मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं, अब तुम्हें झूठ लगेगा पर ये सच है, और सच लगाने के लिए मैं तुम्हारी कसम खाऊंगा, टेंशन मत लो। अब देखो वो बंदा शायद मुझे देख रहा होगा, देखेगा, मैं यहाँ पर बैठा, मैं हल्दीराम करके रेस्टोरेंट है, तुमने सुना होगा नाम, तो मुझे भूख लगी, मैंने कहा चलो एक पराठा खा के आते, परसों की बात है, तुमने देखा था क्या मुझे वहां पे, देखा था, तो फिर ऐसे कि आपस में क्या करते रहते हो। अब मैं बात नहीं कह रहा, जाओ, अब मैं बात नहीं कह रहा तुम्हें, छोड़ो। हाँ फिर हुआ ये कि मैं वहां पर ऐसे बैठा हुआ था, अपने फोन में ऐसे देख रहा था कुछ, एकदम से बंदा आया, कह रहा अनिल सर, मैंने कहा हाँ, जैसे ऑब्वियसली मैंने कहा हाँ हाँ। फिर कह रहा सर अब जो लोग कहते क्या है, बच्चे कहते क्या है बताओ, बच्चे कहते सर आई एम बहुत बहुत चाहता हूँ आपको, फैन हूँ सर ये वो। तो उन्होंने क्या कहा मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं, उन्होंने कहा सर हाँ बिग फैन ही बोला, याद आया, कह रहा मेरी पूरी गैलरी देखो आपसे भरी हुई है। मैंने कहा गैलरी क्यों भरी हुई है, तो बोला देखो सर ये आपके सारे लेक्चर के, यूट्यूब के लेक्चर के स्क्रीनशॉट है। मैंने कहा कि आपको अब अप्रिसिएट मैं कर दूं कि देखो ये मैं स्क्रीन, अभी मैं होम ट्यूशन लेने जा रहा हूँ, ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए हैं, अब मैं इसको जाके पढ़ाऊंगा, आपकी वजह से मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि टीचर्स भी मुझे देखते हैं, तो दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट। मैंने उसका नंबर भी लिया, देखो कहाँ है मेरा फोन, मैं दिखाता हूँ नंबर तुम्हें वो नहीं, मैंने बोला कि लाओ यार नंबर शेयर करो। अब वो बंदा सोचो कहाँ का होगा, वो बंदा कहाँ का होगा, कहाँ पढ़ रहा है, तो वो बंदा पढ़ रहा है IIT दिल्ली में, बीटेक कर रहा है CS से। ठीक है, तो सोचो इतने अच्छी जगह के बंदे अगर मेरे को फॉलो करते हैं तो मुझे सच में बहुत प्राउड फील हुआ। मेरे स्टूडेंट भी है वहां पे, बट फिर भी दैट वाज अ वेरी, अगर तुम बोलोगे तो मैं स्पीकर पे कॉल भी लगा सकता हूँ कि हम पूरा इंसिडेंट प्रूफ करवा सकता हूँ कि हम मिले थे कि नहीं मिले, और ऐसी बात हुई कि नहीं। ताली की बात नहीं है, ताली की बात नहीं है, कॉल चाहे लगाना तो हम लगा सकते हैं, बस ये ना पूछे कौन। लगाएगा कॉल, लगाए आगे लगाते हैं। देखो मैंने किस नाम से सेव किया पढ़ के बताइए बेटा, देखो खुद पढ़ो नाम, सेकंड नंबर, सेकंड कौन लगाएगा सही में, चल देखते हैं भाई, उठा ले तो। पर हमारा टाइम खराब हो रहा है, पर देखते हो। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। अरे बच्चों को मैं आपके इंसिडेंट के बारे में बता रहा था, हल्दीराम के इंसिडेंट के बारे में। अच्छा। तो मैंने कहा इनको ये ना लगे कि मैं फेक रहा हूँ, इसलिए स्पीकर पे मैंने डाल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, क्या दिक्कत होगी। और बढ़िया सब, बस सर सब बढ़िया। मैं इन बच्चों को ये गाइडेंस दे रहा था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करके रखो, 12th के बाद ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमा सकते हो, हेल्पफुल है मेरे लेक्चर्स। तो फिर एकदम से आपकी याद आ गई, चलो भाई सारे पढ़ लो, अगर सब सुन रहे हो तो अच्छे से, इतना अच्छा सर पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा, और क्या ही चाहिए इनके जैसा टीचर तो मेरे को पर्सनली कहीं नहीं मिला। ठीक है भाई, थैंक यू, एक दिन बुलाएंगे आपको बच्चों को गाइड करने के लिए, आना जरूर। हेलो, आवाज चली गई क्या? हेलो हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ठीक है ब्रदर, थैंक यू, बहुत हेल्प करेगा ये बस। ठीक है, क्लास के बाद आपसे करता हूँ बात। बिल्कुल बिल्कुल, ओके।
तुम देखो, कभी मैं कोई इंसिडेंट बताता हूं तो मैं कभी फेंकता नहीं हूं। मैंने जितने भी आज तक बताए दैट वाज रियल इंसिडेंट, सच्ची में। तो मैंने कहा चलो मैं बता दूं, बिलीव मी, मेरे मेरे जो लेक्चर्स है बहुत हेल्पफुल है अगर उसको आप सही तरीके से यूज करते हो तो, ठीक है ना। तो अभी ये भी नहीं, बहुत सारे स्कूल के टीचर भी मुझे फॉलो करते हैं। वो कई बार होता है ना कि किसी को थैंक करने का मन करता है जब आप बहुत हेल्प हो रही हो, तो बहुत सारे स्कूल के टीचर भी मुझे कांटेक्ट करते हैं कि सर आपकी हेल्प से आज मैं इतना बढ़िया पढ़ा के आई या पढ़ा के आया, बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। मैं अपने आप को महान नहीं दिखा रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि इस कंटेंट के पीछे मैंने बहुत मेहनत और रिसर्च की है जो आपके काम आ सकता है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते। तो ये प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये मैग्नीफाइंग, ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोपी है। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम टाइम लगाएंगे पर बढ़िया पढ़ेंगे। हमारे पास ये सेम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, सुनो मैं थोड़ा आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान दो। हमारे पास अगेन सेम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये ए बी, ये देखो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेम लेंस है हमारे पास, लेकिन इस बार इमेज को ना हम इंफिनिटी पे जाते, इंफिनिटी पे जाते। इंफिनिटी को ना रिलैक्स्ड आई भी बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या होता है, या इसको पैरेलल रेज भी कहते हैं कई बार। पैरेलल रेज आपने पढ़ा होगा बचपन में, इंफिनिटी का मतलब होता है पैरेलल रेज, याद है आपको। तो इनफाइनाइट के अलग अलग नाम होते हैं, पर ये ज्यादा फेमस होता है कि हमारा इमेज हमें इनफाइनाइट पे बनाना है। तो इसके लिए पीछे क्या हिस्ट्री होती है मैं थोड़ा आपको अपने हिसाब से समझाऊं। डायग्राम और ये सब मैं बनाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो प्यारे बच्चों, एक बच्चे ने मुझे बोला, अभी मैं बता रहा हूं, मुझे बड़ा अजीब लगा। एक बच्चे ने बोला कि सर कि हमारे स्कूल के टीचर्स ने सिलेबस खत्म कर दिया है और आप अभी अक्टूबर चल रहा है, आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि भाई तेरी मेंटेलिटी क्या है। स्कूल, अब मैंने रे ऑप्टिक्स में ये मेरा 9-10वां लेक्चर चल रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और स्कूल के टीचर तो 2 लेक्चर में खत्म कर देते हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर सिलेबस खत्म ही करना है तो हम भी 1-2 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो किसी भी टीचर को किसी से कंपेयर मत करो प्लीज, जिसने भी ये बोला दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो इमेज है इनफाइनाइट पे बने, तो मुझे ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना पड़ेगा, ये सबको पता है। जो ऑब्जेक्ट है बेटा फोकस पे आ जाएगा। फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, देखो अब ये जो लाइट है, समझना, ये जो लाइट है कभी मिलेगी नहीं, पैरेलल रेज हो जाएगी, पैरेलल रेज। तो इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट। इमेज कहां बनेगा, ध्यान रखना बेटा। ये डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, आप सीधा कर लेना डायग्राम। डायग्राम यहीं से बना के सीधा कर लेना, ये परफेक्ट डायग्राम है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहीं इनफाइनाइट पे बनेगा। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है। यहां पर क्या ट्विस्ट है प्यारे बच्चों, कि यहां पे ट्विस्ट ये है कि इनफाइनाइट कोई रियल चीज नहीं होती। अगर हम ऐसा बोले कि ठीक है इमेज इनफाइनाइट पे बनी है तो दिख क्यों रही है, आपके मन में ऐसा सवाल आएगा कि अगर इमेज इनफाइनाइट पे बनी तो दिख क्यों रही है। तो हम लोग कहते हैं अगर इमेज हमें दिख रहा है तो इमेज हमें इजीली कहां दिखता है, 25 सेंटीमीटर पे। कहां दिखता है? तो हम ये मानते हैं बेटा कि हमारा इमेज अभी भी 25 पर ही बना है, d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियरिटी है दिमाग में? देखो रेज पैरेलल है, थ्योरेटिकली किताबों की बात करें तो किताबों के हिसाब से इमेज इनफाइनाइट पर होगा। लेकिन अगर इमेज हमें दिख रहा है तो इस टॉपिक को समझने के लिए, इमेज अगर हमें दिख रहा है तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम ये मान लेंगे कि इमेज हमारा 25 सेंटीमीटर पे कहां पर है, 25। अब दोबारा बेटा tan बीटा बाई tan अल्फा निकालना पड़ेगा। अच्छा अब tan बीटा बाई tan अल्फा निकालने के लिए ट्रायंगल्स बनेंगे। क्या बनेंगे ट्रायंगल? देखो पहले आप ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो बेटा, जहां इमेज बना है, तो ये आपका अल्फा होता है, याद है किसी को? यार याद है अल्फा। और जो यहां का ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल बनता है यहां पे बीच में, बड़ा वाला ट्रायंगल, इससे क्या मिलेगा आपको बताओ? बीटा मिलेगा। किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा, अल्फा कहां से मिलेगा, बीटा कहां से मिलेगा? अल्फा मिलता है जब ऑब्जेक्ट को उठा के हम यहां ले जाते हैं इमेज के पास, और इमेज हमने कहां माना है, कहां बन रहा है इमेज 20, अरे वैसे इंफिनिटी पर है, पर हम हमें दिख रहा है तो हम कहां मानेंगे, हमें इजीली कहां दिखता है, हमें 25 पे दिखता है तो हम 25 मानेंगे। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा बीटा हो जाएगा और ये वाला हमारा अल्फा हो गया। तो tan बीटा कैसे निकालेंगे बताओ कोई? tan बीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है AB, अपॉन में बेस है फोकस। अब tan अल्फा कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर क्या है बताओ? परपेंडिकुलर अभी भी AB रहेगा, ये A और ये B, क्योंकि वो AB परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस है D। तो आंसर आएगा बेटा, अगर इनको डिवाइड करोगे तो D बाई F आंसर आएगा। क्या आएगा? D बाई F। तो बेटा याद रखना बेटा कि D बाई F क्या होता है, D बाई F होता है मैग्निफिकेशन। बीटा बाई अल्फा करोगे तो AB से AB कट जाएगा, D बाई F। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला D अपॉन में फोकल लेंथ कब होता है प्यारे बच्चों? D अपॉन में फोकल लेंथ तब होता है जब इमेज कहां बने, किताबों में जब लिखा हो इनफाइनाइट, तो आंसर होगा D बाई F। लेकिन हमें पता है कि भाई ये क्या है, इनफाइनाइट पे बन रहा है, ये कोई बात है? हमें दिख रहा है ना, तो हम 25 अज्यूम कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आई होप क्लियर हो। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, नोट करते चलेंगे। सो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है,
देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है सिंपल मैग्नीफायर, और लीस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। इसने बोला है कि लीस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। कहीं भी पैरेलल लिखा है, रिलैक्स्ड आई लिखा है, कहीं भी इनफाइनाइट लिखा है। अगर कभी इनफाइनाइट ना लिखा हो तो हम इसको मानेंगे सिंपल केस, जिसका मैग्निफिकेशन होता है 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस डी बाई एफ। जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर इनफाइनाइट ना लिखा हो, पैरेलल ना लिखा हो, रिलैक्स्ड ना लिखा हो, मैंने 3 चीज बताया था आपको, तीनों में से कुछ भी नहीं है तो हम सिंपल केस मानेंगे। और अगर हमने सिंपल केस माना है तो आंसर आएगा 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है अपॉन में 5, जो कि 6। बहुत बढ़िया, शाबाश, मैं प्रसन्न हुआ बेटा, बहुत बढ़िया। कल क्या है बेटा, कल के लिए सुन लो, कल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की क्लास है सुबह 10 से लेके 1 बजे तक। सब प्रेजेंट हो जाना, ऑनलाइन वाले भी। अब बेटा एक्स्ट्रा क्लास लेने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग करी है। देखो अभी कुछ दिनों में मैं एमसीक्यू ला रहा हूँ, असर्शन रिजल्ट ला रहा हूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेके आ रहा हूँ। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का इतना कुछ लेके आप सोच नहीं सकते। पता है मैं दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरी आंखों से आपको पता लग रहा होगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। चैनल पर आपको जो जो मिलेगा ना वो पेड बैचेस में भी लोग किसी को नहीं दे रहे। बहुत प्यार कर रहा हूँ आप लोगों से, अपना भी प्यार दिखाओ। वीडियो को हाइप, लाइक और सब्सक्राइब आपकी मर्जी है यार। अगर मेरी मेहनत पर तरस आ जाए ना तो आपकी मर्जी है, कर देना। लेकिन अगर अच्छा ये बताओ कब तक चाहिए, मतलब कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ एमसीक्यू और सर्सन रीजन या जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको कब तक चाहिए? जनवरी में चाहिए, लास्ट में फरवरी में चाहिए, या अभी 20 दिन के अंदर सब कुछ डाल दूँ? ये बताओ, जब बोलोगे तब डाल दूंगा, अब जब बोलोगे तभी डालूंगा। अब बस कमेंट कर दो सर मेरा नाम ये है और मेरे को अभी चाहिए, हुक्म दो मालिक, मुझे हुक्म दो। बहुत प्लानिंग चल रही है, मेरी आंखें सूझ गई है काम करते हैं। मैंने बहुत वीडियो बना ली है, बहुत वीडियो बना ली है आप लोगों के लिए, बिल्कुल जान लगा देंगे। सो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, मैं इस हेडिंग भी देख लो, थोड़ा जल्दीबाजी में लिखा है पर मैं अपने अपने हिसाब से समझा दूंगा, आपको इजी लगेगा। हम पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म करेंगे, ठीक है बेटा। फिर लंच कराएंगे आप लोगों को यहीं पे आज, ठीक है। लंच में क्या होगा, ताजी हवा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फ्रेश एयर जो सबसे कीमती है बेटा, फ्रेश एयर आएगा बेटा, कोई टेंशन नहीं। सो बेटा ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, पहले तो इसके नाम से मैं आपको तकल्लुफ करवाना चाहता हूँ। तकल्लुफ कुछ होता है बेटा, क्या होता है, कुछ होता होगा मुझे पता नहीं है, तो इसके नाम से मैं आपको थोड़ा फैमिलियर करवा दूं बेटा। लिखा है अब देखो सुनो मेरी बात सुनो। अब मेरे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब मैं सिंपल माइक्रोस्कोप से ना वो चींटियों की शादी नहीं देख पा रहा, वो फेरे कर रहे हैं, वरमाला पहना रहे हैं, वो मैं सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पा रहा, ज्यादा पावरफुल नहीं है वो। या मुझे फूल पत्तियों को देखना है, मुझे कीड़े मकोड़ों को देखना है, या मेरे को मान लो भाई इसके स्किन में दाग खाकर खुजली हो गई, भाई के स्किन में दाग खाकर खुजली हो गई क्योंकि सदर बाजार घूमने गया था, ठीक है। तो इसकी स्किन काटी मैंने, मैं डॉक्टर हूं, मैंने इसकी स्किन काटी और इसकी स्किन को देख रहा हूं कि भाई किस टाइप का है, इसका स्किन में हुआ क्या है। तो मैं सिंपल माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मुझे मोर पावरफुल डिवाइस चाहिए, मुझे ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए। मैं चाहता हूं कि और चीजें इनलार्ज हो जाए और मैग्नीफाई हो जाए, तो मुझे बनाना पड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम से पता लग गया कंपाउंड, समझ रहे बेटा। जैसे एक होता है इनकम, एक होता है कंपाउंड इनकम। जैसे जैसे मान ले कि इस भाई को जॉब लगी 30,000 का महीना, तो इसके पास इनकम है, और मान ले जॉब के साथ साथ ये रात को कुछ काम करता है, तो अगर रात को डिलीवरी का काम करता है भाई, तो वो हो जाएगा कंपाउंड इनकम हो जाएगा उसका। बात समझ पा रहे बेटा, तो एक्स्ट्रा इनकम भाई का, ठीक है। अरे यार तुम लोग यार सही लोगो। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब समझ में आ गया, मोर पावरफुल देन सिंपल माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 वेरिएशन होता है। पहला वेरिएशन क्या होता है, जब हम इमेज को डी पर बनाएंगे। अब ये डी क्या होता है दोबारा समझाना पड़ेगा क्या, डी क्या होता है दोबारा समझाना पड़ेगा। ए यार, डी इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब मेरे सुंदर बच्चों प्लीज कीप इन माइंड, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक सबसे खास बात क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सबसे खास बात क्या होती है कि इसके अंदर 2 लेंस यूज करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज किया जाता है। पहले लेंस का नाम रखा गया ऑब्जेक्टिव। अब इसका नाम ऑब्जेक्टिव क्यों रखा गया बेटा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब होता क्या, मैं आपको हल्का सा इसके पीछे का मैकेनिज्म बता दूं। पहले एक लेंस लेते हैं जो कि होता है स्मॉल फोकल लेंथ का, स्मॉल फोकल लेंथ। देखो प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को प्लीज रटने की कोशिश मत करना, ये रटा जा ही नहीं सकता है, इसको रट सकते ही नहीं है। तो हम समझने की ही कोशिश करेंगे। 1 नवंबर तक तुम्हारे फिजिक्स का पूरा सिलेबस हो जाएगा, 1 नवंबर तक तुम्हारे केमिस्ट्री का भी पूरा सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद मैं क्लासेस रखूंगा बहुत सारी, चैप्टर का नाम लिखूंगा कि ये डिटेल्ड है, क्वेश्चन लिखूंगा, इस चैप्टर के क्वेश्चंस हो रहे हैं। आपके ऊपर चॉइस होगा कि आप ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैं अंधाधुन जब मुझे लगेगा तब मैं क्लासेस रखा करूंगा, ठीक है। ऑप्शन रिकॉर्डिंग का भी रहेगा, अगर कोई नहीं आ पाया बाई चांस, किसी को दाग खाक खुजली हो गया है तो वो प्लीज। अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम 2 लेंसेज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए। मान लो हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इस ऑब्जेक्ट की वजह से कहीं पर इमेज बन गया, मान लो यहां इमेज बन गया, ये इमेज बन गया, समझ रहे हो, इस ऑब्जेक्ट और इस लेंस से यहां पर इमेज बन गया।
तो ये हल्का सा मैग्नीफाई बनता है, मतलब हल्की इसकी साइज ज्यादा होगी, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना कि यहां पर ये इस लेंस की वजह से ये इमेज बन गया। तो हम क्या करते बेटा, एक और लेंस लगा देते, थोड़ा बड़ा लेंस, एक थोड़ा बड़ा लेंस और लगा देते हम कहते देख तूने तूने क्या किया, तूने इमेज बनाया, ये हम ऐसे करने वाले हैं, हमने इसको बोला लेंस को, बेटे तूने इमेज मैग्नीफाई कर दिया, तूने इसको बड़ा बना दिया, अब मैं इसको और बड़ा बनवाऊंगा। तो हम एक दूसरा लेंस लेते हैं, दूसरा लेंस, अब इस लेंस के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? इसके लिए देखो, पहले वाले लेंस का इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो क्या होगा बताओ? अब यहां से जो लाइट निकलेगी, समझना ध्यान से, अब इसका जो इमेज है कहीं यहां बनता है बड़ा, काफी कहीं इधर कहीं भी बनेगा, काफी बड़ा बनेगा इमेज। क्या बनेगा? बड़ा। फील करो बात को कि रेस जो है पीछे तो मिल नहीं रही, तो हम आगे मिलाएंगे तो कहीं दूर जाके मिलेगा। अभी मैं हल्का हल्का बता रहा हूं आपको, पूरा पढ़ाया नहीं मैंने। तो इसकी इमेज कहीं दूर मिलती है और काफी बड़ी मिलती है। और आपको पता है इमेज हमें कहां अच्छा फील होता है पढ़ने में या देखने में? 25 सेंटीमीटर पे। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि अभी हमने 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनाया और 25 सेंटीमीटर पे जो इमेज बना काफी बड़ा बना। तो यहां कोई बहुत तगड़ी साइंस है क्या? नहीं, बहुत सिंपल सा साइंस है कि एक लेंस ने इमेज को थोड़ा बड़ा किया, दूसरे लेंस ने उसको और बड़ा कर दिया, तो अब मैग्निफिकेशन ज्यादा है बेटा, वी आर गेटिंग मोर मैग्निफिकेशन। तो दैट इज व्हाट अ सिंपल माइक्रोस्कोप से हमने कंपाउंड, मतलब कुल मिला के अगर दो सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन जाएगा। इसने इलाज किया, इसने ज्यादा इलाज किया। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक सबसे खास बात याद रखनी है कि हम यहां पर आंख लगाते हैं बेटा। अगर किसी ने लैब में माइक्रोस्कोप पे काम किया होगा तो नीचे एक छोटा लेंस होता है और ऊपर बड़ा लेंस होता है। तुम लोगों ने नहीं किया होगा, तुम लोगों ने अगर किया हो तो जो माइक्रोस्कोप होता है उसका ऊपर का लेंस होता है बड़ा और नीचे का लेंस छोटा सा होता है, छोटा सा, है ना, जिसमें हम खून डाल के इसके अंदर देख रहे होते हैं, तैर रहा होता है, ये चीजें तैर रही होती है ना। कहते हैं अगर तुम अपने हाथ में देखोगे तो अभी लाखों कीटाणु, और लाखों कीटाणु क्या कर रहे होंगे? तो कहते हैं कि मुंह में उंगली नहीं डालना चाहिए। अरे इसलिए डालना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत, अगर मुंह में उंगली बोला भाई, हर बात पे हंसोगे तुम। सुनो, तो इसमें क्योंकि बहुत सारे वो रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, लेकिन लोग इतने बेकार है कि हाथ छोड़ो तुम, कीटाणु सिर्फ हाथ में दिखता है उनको, और नहीं दिखा कहीं। चलो, तो अब ये जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना पढ़ रहे हैं, इसमें इमेज हमारा डी पर बना है बेटा। अब ये हो सकता है किसी को लगे कि यार सर क्या डायग्राम बनाया, हमें समझ नहीं आ रहा है। बेटा मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, फिर भी एक बार समझाता हूं, देखो। अच्छा, पहला नियम क्या याद रखना आप लोगों को? पहला नियम क्या है प्यारे बच्चों? पहला नियम ये है कि इसका नाम क्या है बताओ, एक बार मैं लिख देता हूं, ऑब्जेक्टिव। इसका नाम ऑब्जेक्टिव क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके सामने हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो बेटा ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा हुआ है ये भी देख लो, बिल्कुल फोकस के पास रखा हुआ है। ये फोकस है ना F0, तो बिल्कुल फोकस के पास ही रखा हुआ है, परेशान मत हो ना, ये जस्ट फोकस के पास है। तो यार बेटा ऑब्जेक्ट को, ये जो AB नाम का ऑब्जेक्ट है, ये हम जस्ट फोकस के पास रखते हैं। अच्छा, अब प्यारे बच्चों प्लीज यहां ध्यान देना, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी, जैसा आपको निकलते हुए दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको, और ये रेस कहीं जाके मिलेगी, तो हमने यहां मिलाया इसको। प्लीज डोंट माइंड अगर किसी को ये बनाने में तकलीफ हो रही हो, तो इसका मतलब कि आप में गलती है, मुझ में गलती नहीं है। मैं इसको दूसरी बार बना रहा हूं, पहले मैं पीछे बना के दिखा चुका हूं। बेटा इसको सेंटर बोला जाता है, सबको पता होगा, ऑप्टिकल सेंटर होता है ये, मतलब इसका लेंस का सेंटर है। अब प्यारे बच्चों इस लेंस को भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं ताकि किसी को दर्द ना हो। ये डायग्राम मुझे बनाना आता है, आपको भी आना चाहिए, क्योंकि हम पूरा आपको लॉजिक दे रहे हैं। अब प्यारे बच्चों होगा क्या, अब सुनना ध्यान से। अब यहां पर ना, यहां पर इमेज रेडी है, बताओ ये किसका इमेज रेडी है, कोई बता सकता है मुझे? ये पहले वाले लेंस का इमेज रेडी, जिसको हम A' B' बोल रहे हैं, A' B'। तो बेटा ये जो A' B' है, पहले वाले लेंस का इमेज है। लेकिन हमेशा याद रखना, ये दूसरे वाले लेंस जिसको हम आई बोलते हैं, आई क्यों बोल रहे हैं, इसको बता सकता है कोई? क्योंकि यही हमारे आंख के पास होता है। अब फील करना, देखो जैसे इस वाले लेंस, ये लेंस 1 है बेटा, ये लेंस 1 और ये हमारा लेंस 2 है। फील करना, जैसे प्यारे बच्चों इस लेंस 1 का फोकस को हमने बोला है FO। इसका नाम FO क्यों रखा गया? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या रखा गया इसका नाम? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो कि छोटा है। क्या है? छोटा। वैसे इस वाले लेंस का भी फोकस होगा, तो इस वाले लेंस का फोकस कहीं यहां होगा, तो इसका नाम रखा गया क्या, देख लो, इसका नाम रखा गया है FE। तो ये बेटा इसका फोकल लेंथ है। तो FE का मतलब क्या बताओ? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अच्छा जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर कोई डायग्राम में प्रॉब्लम है तो एक बार हम चेक कर लेंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम ही है ये। बट स्टिल अगर आपको लगे कि मैं इस डायग्राम के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आप एनसीईआरटी के डायग्राम के साथ भी जा सकते हो। अब मेरे सुंदर बच्चों, यहां पर क्या समझना है, ये वाला डिस्टेंस मुझे बताओ, इस डिस्टेंस को क्या नाम रखूंगा मैं? क्या हम इसको ये लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस? जो ये वाला इमेज है, ये जो इमेज है यार, लेंस 1 का जो इमेज है, क्या इस लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट है? अच्छा जी, अब होगा क्या, इसके पीछे और डायग्राम समझो। यानी क्या होगा, ये जो इमेज है इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर से रेज निकलेगी, इसके अंदर से रेज निकलेगी, ये रेज ऑप्टिकल सेंटर को पार करते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक है, फिर ऐसे यू करते हुए ऐसे। अब होगा क्या, हम बोलेंगे भाई ये दो रेस, पीछे वाली रेस तो मिलती नहीं है, तो पीछे वाली रेस नहीं मिल रही, तो हमें आगे कहीं मिलाना है। तो आगे इसको खींच के लाएंगे, खींच के जहां आपका मन करे वहां मिला सकते हो, खींच के लाएंगे और यहां मिलाएंगे और बोलेंगे देखो हमारा इमेज कितना बड़ा होगा, अगर मैं इसको इमेज मानूं तो हमारा इमेज कितना बड़ा, फाइनल इमेज कितना बड़ा है हमारा। और इस डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, हम बताओ मुझे भाई, इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं D = 25 सेंटीमीटर। वैसे तो ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना, मैं आपको बता दूं, अगर यहां पर जहां पर रेस मिल रही है ना वहीं पर मिलाना। हमारी रेस अपीयर कहां हो रही है, डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से अपीयर्स यहां हो रही है, यहां
तो यहीं पर आपका डी होगा, ये मिला देना और बोलोगे देखो कितना बड़ा इमेज आया हमारा, कितना बड़ा इमेज है। तो बेटा ये जो इमेज है इसका नाम आप ए डबल डैश बी डबल डैश लिख सकते हो। और ये डिस्टेंस मैंने कितना बताया आपको, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो प्लीज डायग्राम को एक बार चेक करो, डायग्राम समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। सो प्यारे बच्चों डायग्राम हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज पहले ही बता दे रहा हूं जो आपको याद रखना है। बहुत सारे किताबों में बोला गया भैया हमारा डी यहां पर, क्योंकि डी को इमेजिन किया जाता है सिर्फ, और बहुत सारी किताबों में ये भी कहा गया है, मैं बता दे रहा हूं कि ये जो डी इन लोगों ने बता रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सही है एग्जैक्टली, कोई माइकल गलत नहीं कर सकता, बिकॉज मैं मल्टीपल किताबों को पहले से पढ़ चुका हूं। तो देखो यहां पर क्या होगा, कई लोग कहते हैं ए यार इतना हैंग कर रहा है ये, बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पैसा वैसा आए नया लेके आऊं। बच्चों में दया नहीं है भाई। देखो बहुत सारे लोग यहां दिखाते हैं, कहते हैं देखो पीछे रेस ऐसे आएगी, ये देखो ये यहां से मिलाना था ना हमें, तो यहां पे कहते हैं कि यहां बन गया इमेज जो मैं पहले बता रहा था, तभी कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब इसको हम डी बोल देंगे, तो आपके दोनों ही सही है। तो प्लीज आप इतना परेशान मत होना कि आप किताब में देख के आओ, किताब में देख के आओ और तुम मुझे बोलो ओए मास्टर तेरा डायग्राम मैच नहीं कर रहा है, तेरे बस की नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, दोनों ही डायग्राम सही है, किताब में ये डायग्राम दिया हुआ है, उससे पहले जो मैंने पढ़ाया था यही पढ़ाया था, आपको याद हो तो। पर मैं अगेन आई एम सेइंग ये जो डी 25 सेंटीमीटर है ये आपको दिखता नहीं है रियल में, ये चीज आपको दिखती थोड़ी है। तो आप यहाँ भी कई लोग बनाते हैं, कई लोग यहाँ भी बनाते हैं, डजंट मैटर, दोनों ही सही है। लेकिन यहाँ बनाने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैंने कहा वही बना दूं। इसको आप ए डबल डैश और बी डबल डैश कह सकते हो। ए डबल डैश और बी डबल डैश क्या है समझ में आ गया सबको? फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज कितना बड़ा है अब देखो, अगर यही डायग्राम समझना, यही डायग्राम और बिना समझे आप याद करने की कोशिश करो तो आपकी धज्जियां बिगड़ जाएगी। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप याद कर लो बिना समझे। अब बेटा डायग्राम का तो खेल है, फिर तो थ्योरी बड़ी आसान है। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, ये बेटा आपको मैंने बताया होगा एक मैग्निफिकेशन का लॉ होता है। मैग्निफिकेशन का लॉ कहता है कि टोटल मैग्निफिकेशन, अगर दो लेंस है तो दोनों लेंस का मैग्निफिकेशन आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो हम कहेंगे देखो ये हम कहां जानते हैं, वी नो इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड। हम उसको बोलेंगे कि हम ये जानते हैं, हम क्या बोलेंगे बेटा, वी नो इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड, कि भाई साहब मैग्निफिकेशन को हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये हम जानते हैं। अगर मैग्निफिकेशन को हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो हम बोलेंगे देखो मैग्निफिकेशन, जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो मतलब क्या बेटा ऑब्जेक्टिव, और ई का मतलब क्या होगा बेटा आई पीस। बेटा ये कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि एम के साथ ना ई मल्टीप्लाई में, बेटा नर्क में जाओगे, एम के जस्ट नीचे छोटा सा ई है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ये कॉन्सेप्ट ही होता है। अब अपने स्कूल में जाना, टीचर से बोलना कि सर हमारा ट्यूशन वाला पागल हो गया है, वो लंबू बड़ी बड़ी बातें करता है, चश्मिश में अकल नहीं है, चश्मिश कहता है कि ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अगर वो गलत कर देना बेटा तो उसके लिए मैं अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा, ठीक है, जैसे अभी मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तो बेटा अब देखो समझना ध्यान से। तो पहले वाले के लिए मैग्निफिकेशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो पहला वाला एक सिंपल लेंस ही तो है, तो हम चाहे तो पहले वाले के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम सिंपल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। हम यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं, चलो अगर आप किसी को दिक्कत हो तो ये साइड में लिखते चलना बेटा, साइड में वी यूज, हम ये सब इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट कि जो हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो वी बाई यू होता है। अरे किसी ने पढ़ा नहीं है क्या, इमेज बाई ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन, एक सिंपल लेंस का मैग्निफिकेशन ये होता है। और बेटा ये जो आई पीस है जो आप आंख पे लगाते हो, आंख पर, अब ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा। अरे यार मैग्नीफाइंग ग्लास भूल गए, बताया था मैंने, तो जहां जिसको हम आंख पर लगाते हैं ना, जिसको हम आंख के आसपास लगाते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो मैं आपको याद करा दूं कि मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस वो कितना क्या निकल के आया था, 1 + d/f फोकल लेंथ। अरे यार ये होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जिसको हम आंख पर लगाते हैं ना उसका मैग्निफिकेशन 1 + d/f फोकल लेंथ होता है। तो देखो ये बातें लिख देना ताकि आपका ये बड़ा सा लगे, 3 नंबर 2 नंबर में आता है ना, तो डायग्राम बनाओगे उसके बाद ये भी लिखना कि हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन ये होता है। और पता है देखो इसी को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हो, 20 नंबर का बना सकते हो, पता क्यों? आप लिखना लेट कैपिटल M इज टोटल मैग्निफिकेशन, लेट M0 इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, लेट ME इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। बंदा बोलेगा क्या पढ़ा लिखा आदमी। कई लोग मुझे इसी बात से बोलते हैं कि सर आप नौटंकी नहीं करते, आप नाच के नहीं दिखाते। भाई एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो क्वेश्चन करते वक्त डिफाइन करेगा कि वो कैपिटल M से उसका क्या मतलब है। वो मौसी समझे, तुम्हारी मौसी लिखी है यहाँ पे, दोनों मौसी को मिला के मोटी वाली मौसी, ये थोड़ी है कुछ। तो भाई वो टीचर ये मानता है कि टीचर को नहीं पता बच्चा पेपर में क्या कर रहा है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो एक बात मन में रख लो, अगर तुमने वहां पर एक डॉट भी लिखा है, डॉट, तो तुम डिफाइन करोगे कि ये डॉट व्हाइट डॉट है। उस टीचर को आपको अंधा गुंगा बहरा समझना है। आप यहां पर कैपिटल M डिफाइन करोगे कि लेट अस अज्यूम कैपिटल M इज टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन विच M0 इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ME इज मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, हेंस देयरफॉर तोरा चलो तो अब M0 की जगह हम लिख देंगे V0/U0। V0/U0 क्यों लिखा बेटा? क्योंकि इमेज
किसका होगा? ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्टिव का, और एमई की जगह पर 1 + d बाई फोकल लेंथ, लेकिन यहां फोकल लेंथ हम आईपीस का लिखेंगे, लो हो गया खत्म, दिस इज खत्म। यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ, अगर समझ में आ रहा है तो ऑनलाइन में कमेंट कर दो बेटा, ऑनलाइन में अब यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखो जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रहा था। अच्छा अगर मैं किसी को बोलूं, देखना कितना दर्द होगा उसको, एकदम से दर्द होगा, दर्द उठ पड़ेगा, दर्द उछलेगा उसके अंदर, देखना मैं बोल दूं कि ये डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, अगर जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखना देखना दर्द होगा, मैं पक्का बोल रहा हूं दर्द होगा। अगर दर्द नहीं हुआ तो पैसे वापस। देखो देखो ये डिस्टेंस अगर मैं यू नॉट बोल दूं, दर्द हुआ? अरे नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही तो है ये। अब देखना, अब देखना, मैं यहां तक का डिस्टेंस जहां पर a' लिखा है, a', इसको v नॉट लिख दूं, दर्द हुआ? हुआ नहीं हुआ? अच्छा पैसे वापस करने पड़ेंगे क्या, बताओ? तो ये और ये डिस्टेंस समझ में आ गया? अच्छा अब एक और चीज जो तुम्हें दर्द होगा, मैंने ये कहा था, याद करो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत पास रखा हुआ है, याद है किसी को? ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू फोकल लेंथ, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। अगर आपको इसका ये मतलब होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, देखो यू नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट सेम होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट इज, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, अगर मुझे 5 घंटे भी देने पड़े ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, आई एम रेडी। हम 1-1.5 घंटे पहले दे चुके हैं, 2-2.5 घंटे आज देंगे, 2-2.5 घंटे बाद में देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बहुत सिंपल सा टारगेट है कि आप लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बढ़िया से सीखो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट इज नियर टू फोकल लेंथ। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी शादी तक याद करो कि कोई सर ऐसे थे जिन्होंने सब शादी से पहले सिखा दिया था, सारे कॉन्सेप्ट भाई साहब, सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए थे। तो ऑब्जेक्ट इज नियर टू फोकल लेंथ, ठीक है प्यारे बच्चों? तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो। मैंने तुझको कॉल किया, तुमने कॉल उठाया कैसे? तो फिर मैं क्या करता जब तुम पढ़ रहे थे? भाई बंदा, अब बंदा इस चीज को छोड़ी पकड़ के बैठे हर तीसरी रील यही होती है। अभी मैंने रिसेंट वाली देखी, नहीं वो बहुत बढ़िया टीचर है, वो समाज सेवा करते हैं, तुम्हें पता नहीं होगा बहुत, मैं तो ऐसे मजाक के लिए, सामने एक लड़की खड़ी कर दी, तुम क्या कर रही थी? और वो लड़की बेचारी कांप रही। अब भाई लड़कियों से क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे, तुम ऐसे एकदम, और तुम पुरानी मूवीज के गुंडे लगते हो, और सामने लड़की खड़ी करके तुम क्या कर रही थी? मैं कैसे बताऊं कि मैं चैटिंग कर रही थी? मजाक कर रहा हूं। चलो, तो ऑब्जेक्ट इज नियर टू फोकल लेंथ प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के पास में दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा, बात समझ पा रहे हो? अच्छा, और दूसरी कंडीशन अगर समझना ध्यान से, और एक और कंडीशन हम ये लगा रहे हैं, क्या कंडीशन लगा रहे हैं प्यारे बच्चों? प्लीज, हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम है। मतलब ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये गैप बहुत लेस गैप है बेटा। ये अगर ये गैप बहुत लेस हुआ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझना, आपको दिख नहीं रहा होगा, अगर ये गैप बहुत लेस हुआ और यहां से यहां डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं लेंथ, क्या बोल रहे हैं बेटा? लेंथ, एल, मतलब कि माइक्रोस्कोप का लेंथ है ये, एक लेंस से दूसरे लेंस की दूरी को हम एल बोल रहे हैं, एल इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अब लॉजिकली सोचना, देखो प्लीज आपको यहां पर ना फोकस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखो ये बहुत कैलकुलेटिव है। अब देखो यहां तक का डिस्टेंस मैं वी नॉट बोल रहा हूं, फील कर पा रहे हो बेटा? यहां तक का डिस्टेंस है वी नॉट, और ये पूरा डिस्टेंस है एल, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये गैप बहुत कम है। अगर ये गैप बहुत कम है, अगर ये गैप बहुत कम है तो क्या समझना, क्या एल और वी नॉट बराबर हो सकते हैं? फील करो, देखो ये डिस्टेंस है वी नॉट और ये पूरा डिस्टेंस है एल, और मैं कह रहा हूं ये डिस्टेंस बहुत कम है। अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है तो डिस्टेंस को गायब कर दे। अब तुम सोचो, तुम जब तक सोचो, तुम सोचो भाई, मैं नहीं सोच रहा, सोचो 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 गाइस, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचना है कि अगर मैं ये कह दूं कि ये डिस्टेंस है वी नॉट और ऊपर डिस्टेंस है एल और ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो वी नॉट और एल बराबर नहीं हो जाएंगे? क्योंकि ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल मान रहे हैं, बहुत कम मान रहे हैं, मतलब इतना कम मान लिया जाता है। तो यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, समझना ध्यान से, ऑब्जेक्ट इज नियर टू फोकल लेंथ रखा जाता है, और दूसरा कंडीशन क्या लिया जाता है कि वी नॉट की वैल्यू अगर लेंथ के बराबर हो जाए, लेंथ एल क्या है यहां पर? एल बताओ, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो दो कंडीशन यहां पे ली जाती है और एक स्पेशल फॉर्मूला बनके हमारे पास रेडी होता है। क्या रेडी होता है कि हम वी नॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं बताओ? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। और एफ नॉट की जगह तो आप क्या लिख सकते हो इजीली बताओ? एफ नॉट की जगह पर क्या लिख सकते हो? दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो एल, ऊपर तो एल हो गया, नहीं समझे? वी नॉट की जगह पर एल हो गया, यू नॉट की जगह पर लिख सकते हैं बताओ हम? एफ नॉट की जगह पर यू नॉट, या यू नॉट की जगह पर एफ नॉट। तो हम पहले लगा चुके हैं, यहां हमने दोनों कंडीशन लगा दी। देखो वी नॉट की जगह पर एल और यू नॉट की जगह पे एफ नॉट, तो हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला बन जाता है जिससे हम लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप लगा सकते हैं। अच्छा, ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? जब हम ऑब्जेक्ट, जब हम वो लगाएंगे ना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन से माइनस साइन आएगा। तो बेटा आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखने। बेटा ये फॉर्मूला इमेज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ये लेंथ और फोकल लेंथ के फॉर्म में। अच्छा एक बात बताओ, जो फाइनल इमेज है वो फाइनल इमेज नीचे बनी है ना, नीचे वाले को हम बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? तो फाइनल इमेज बेटा इन्वर्टेड होगी हमारी। ये बात आपको याद रखना है कि फाइनल इमेज हमारी इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड। तो हमें इन्वर्टेड इमेज मिलता है फाइनली। जब भी कोई लाइन से नीचे होता है तो उसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं। तो ये बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, पूरी थ्योरी पढ़ी, और ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। प्लीज आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की प्रैक्टिस बार बार करें। डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, बहुत आसान है।
कभी भी रटने का प्रयास मत करो। जो बच्चे रट के जाते हैं उनका काम हो जाता है बहुत आसानी से, क्योंकि इसको रटना इम्पॉसिबल है। यू नॉट, वी नॉट, एफ नॉट, यू ई, एफ ई, इतना सारा खेल रटना इज लॉजिकली इम्पॉसिबल। तो लोग जो कहते हैं आई एम पॉसिबल, वो यहां नहीं लगेगा। इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, ओ तोरा माई के। ठीक है। अच्छा, बड़े दांत किसके होते हैं पता है आपको? जिसके छोटे नहीं होते। ठीक है। तो डैट इज अ वेरी सिंपल। मैं तो, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना गंदा हो गया है, क्योंकि तुम लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बेकार है, मैं कुछ भी बोलता हूँ। उन्हें पहले मैं सेंसिबल बातें करता था। पहले मैं बातें करता था कि चांद पर हम कैसे जा सकते हैं। अब कैसी बातें करता हूँ कि चांद को धरती पर ऐसे रस्सी फेंक के और ऐसे खींच के ले आएंगे। एक सीरियल था, पता है तुम्हें? वो सीरियल की स्टोरी बहुत सिंपल थी। वो कहते हैं कि अगर तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तो जाओ उस चांद के टुकड़े को धरती पे लेके आओ। बंदा अपनी बाइक स्टार्ट करता, हवा में उड़ती है बाइक, वो जाता है चांद के पास। क्या बात। और औरतें जो टीवी के सामने बैठी औरतें, वो लाएगा, वो लेके। भाई पुराने जमाने की मौसी, बुआ और बहनों से तुमने टीवी का रिमोट छीन लिया, तुम्हारा गेम खत्म। तुम शादी योग्य नहीं बचोगे। तुम्हें लोटा फेंक के मारेगी, ऐसी जगह लगेगी। समझो मेरी बात को। तो ड्रामाज, क्या बात। चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि अब देखो हमारा सेम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और तुम लोग बेफिक्र रहो, टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं, कोई चिंता नहीं है। हमें अपना सिलेबस कोशिश करना है कि 1 नवंबर तक हम खत्म करें, लेकिन फिर भी दिवाली या समथिंग आ गया तो 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम पढ़ रहे हैं कि इमेज एट इन्फिनिटी को रिलैक्स्ड आई भी कहते हैं। रिलैक्स्ड आई, कि आंखें हमारी रिलैक्स्ड रहती है। फिर कई लोग कहते हैं कि इसको हम पैरेलल रेज कहेंगे। ठीक है जी, पैरेलल रेज, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ही होता है पैरेलल रेज। तो यहाँ पर वही सेटअप है बेटा। अब देखो यहाँ पर स्टोरी में आपको समझाऊं, स्टोरी क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, समझना प्यार से, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस। समझना ध्यान से होता क्या है। यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, आप सबको पता है, अरे तो बच्चों को पता है, ये इसका फोकल लेंथ है एफओ। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। अब देखो ध्यान से, जहां पर, समझना, जहां पर जाके पहले वाले का इमेज बनेगा ना, जहां पर जाके पहले वाले का इमेज बनेगा, उसको हम जानबूझ के इसके फोकस पे बनाएंगे। अरे सर समझ नहीं आया। देखो, अगर तुम चाहते हो कि ये जो लेंस 2 है, लेंस 2 इमेज को इनफाइनाइट पर बनाए, इमेज इनफाइनाइट पर तभी बन सकता है जब ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे हो। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इमेज इनफाइनाइट पे तभी बन सकता है जब ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे हो। तो प्यारे बच्चों, ये जो जहां पर देखो, ये वाला तो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, इस वाले लेंस के लिए L2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? तो बोला गया देखो, ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होगा। मतलब हुआ क्या है, मैं बता रहा हूं बड़ी चालाकी से। बड़ी चालाकी से हमने क्या किया, हमने जो पहले वाले का इमेज है, पहले वाले का इमेज हमने दूसरे लेंस के फोकस पे डाला। दूसरे लेंस के फोकस पे डालने से क्या होगा बेटा, जब समझो ये पहला लेंस, पहले लेंस का इमेज, पहले लेंस का जो इमेज है दूसरे लेंस के फोकस पे डाला। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे लेंस के फोकस पर अगर ये है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा बेटा, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ दूसरा लेंस। अब ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, इस लेंस के फोकस पे। तो फोकस पे रखा हुआ है तो पता क्या होता है, बताओ? फोकस पे रखा होता है तो क्या होता है, किसी को पता भी है? फोकस पे रखा है तो इसकी जो इमेज बनेगी कहीं इंफिनिटी पे बनेगी। तो वेरी सिंपल डायग्राम, ये तो आसान है। ये वाला डायग्राम उससे भी आसान है। मानते कि नहीं मानते? मानना पड़ेगा बेटा, मानना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, इस बात को समझो। तो यहां से हमने क्या सीखा, एक चीज सीखा, जो फोकल लेंथ आईपीस का होता है वही उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। देखो ध्यान देखो, ये फोकल लेंथ है और यही क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर एफ ई और यूई बराबर होता है, ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। अब तो सिंपल हम बोलेंगे यार, देखो यार, अब पूरी बात लिखना कि टोटल मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय कैपिटल एम। नाउ एम ई बिलोंग्स टू, एम ई क्या है बेटा, बता सकता है कोई? आई पीस का मैग्निफिकेशन। एमओ क्या है बेटा, या आप इसको लिख सकते हैं एमओ इंटू एमई। तो टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया एमओ इंटू एमई। अब एमओ क्या होता है बेटा, याद है किसी को? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन में, सॉरी इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और बेटा इनफाइनाइट के लिए आई पीस के लिए क्या होगा, ए यार मैग्निफिकेशन है एमओ एमई। अब ये वी नॉट बाई यू नॉट लिख दोगे, लेकिन याद करो ना, जब आई पीस मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, जहां आंख पर जिसको लगाते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का इनफाइनाइट वाला केस क्या था, किसी को याद है? डी बाई फोकल लेंथ, तो डी बाई एफ ई। तो बेटा ये हमारा सिंपल सा। अब देखो इस डेरिवेशन को आप ही कामयाब बना सकते हो अपनी थियरी लिख के। आपको पूरा रैपर बनना है, इसमें रैप करना है, प्रॉपर रैप करना है कि एफ सब कुछ डिफाइन करना है। एफ ओ इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफ ई इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यू ई इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस। समझ रहे हो? वी नॉट इज, समझ रहे हो? पूरा रैपर बनना है। पेज को इतना भर देना है कि वो कहेगा ठीक है मान गए, ठीक है, क्योंकि उनको काम से मतलब नहीं है। मैं बता रहा, देखो कहते हैं कि प्रेजेंटेशन मैटर, आप प्रेजेंट करो। अरे भैया का टाइम क्यों खराब कर रहा है? सबको पता है यू नॉट का मतलब क्या है, वी नॉट का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी डेरिवेशन में जबरदस्ती लिखना है तुम्हें। लेट ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नीड टू कैलकुलेट एट एक्सियल पॉइंट। अरे पगले क्वेश्चन में लिखा है एक्सियल पे निकालना है। अबे जब क्वेश्चन में लिखा है एक्सियल पे निकालना है तो मुझसे नीचे भी वही लिखने के लिए कह रहा है भाई। दिस इज प्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। तो भैया प्रेजेंट कर देना, उनकी डिमांड है।
समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? क्वेश्चन में लिखा है कि तुम्हें एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और हम जबरदस्ती नीचे लिखते हैं वी नीड टू कैलकुलेट एट एक्सियल पॉइंट। तो ये सब देख लेना भाई, डी भी डिवाइड कर देना, उसको दर्द ना हो जाए डी क्या है, डी इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। क्या बात है। सो बेटा ये हमने दोनों चीजें पढ़ी, हम आगे बढ़ते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ वी हैव अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। सीबीएसई देखो, अब मेरी बात सुनो, प्रैक्टिस मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया है, सीबीएसई ने अपने प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन दिया, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो सैंपल पेपर हमें देते हैं या प्रैक्टिस सेट देते हैं उससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये सीबीएसई ने प्रैक्टिस सेट में दिया और आगे ये वाला क्वेश्चन दे दिया, आगे ये क्वेश्चन हमें दे दिया। ये कब का है? 2023 का ही है ये, ठीक है 2023। अब तुम बोलोगे सर सीबीएसई का ही क्वेश्चन क्यों? क्योंकि अधिकतर जो बोर्ड्स है ना, जितने भी बोर्ड्स हैं उनका सिलेबस एक्जैक्टली सीबीएसई से मैच करता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ए और बी दो पार्ट है, टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और दो पार्ट में आता है और बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं, 2023 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ नीटली लेबल्ड, लेबल मतलब हर चीज लिखना है आपको, वी नॉट यू नॉट, ड्रॉ नीटली लेबल रे डायग्राम शोइंग हाउ इमेज इज फॉर्म्ड बाय, अच्छा टेलीस्कोप का क्वेश्चन दे दिया मैंने, ए यार बेवकूफ। और ये कौन सा है? ये रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सॉरी गाइस आई एम सॉरी, वो टेलीस्कोप का क्वेश्चन था। ये 2023 का सैंपल सेट पेपर था माइक्रोस्कोप का। देखो ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला आ गया, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी इमेज कहां बना है? डी पर। जब इमेज डी पर बनता है तो आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद है क्या? बोलो बोलो बोलो, वी नॉट अपॉन में यू नॉट 1 प्लस डी बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप कर लोगे, एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मैग्नीफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। तो आपको वो सब करके दिखाना है जो मैंने आपको करके दिखाया है, तो आपको 3 नंबर इस क्वेश्चन से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, ओके वेलकम। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कुछ अलग है क्या, देखते हैं, लेट अस सी। लिखा है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ इतना, यानी उसने हमें एफ नॉट दिया, क्वेश्चन देखो एफ नॉट दिया 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंड एक आईपीस दिया, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दिया गया और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ओके जी थैंक यू। बोला गया स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया, यू नॉट दिया गया कितना बताओ? 2.5 सेंटीमीटर, ओके जी। इफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ओहो इमेज कहां बना है? फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है, तो ये इंफिनिटी वाला केस है। तो बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो आपको ना, आपको थोड़ा खेल खेलना पड़ेगा। क्या खेल खेलना पड़ेगा? देखो ये ऑब्जेक्टिव है और ये बेटा आईपीस है, ये घुमाया हुआ क्वेश्चन पर आप कर सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव और ये आईपीस। अब देखो ये वाले डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया था किसी को? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और इसको क्या नाम दिया था हमने? वी नॉट। तो हमें क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन, पढ़ो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, यानी हमें वी नॉट प्लस एफ ही निकालना है। क्या निकालना है हमें? वी नॉट प्लस एफ ही। अब वी नॉट प्लस एफ ही निकालने के लिए हमें किसी स्पेशल फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर स्पेशल फॉर्मूले की जरूरत क्यों नहीं है? सर क्या बात कर रहे हो सर, आप पागल हो सर? नहीं, किसी स्पेशल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। हम सिंपल बोलेंगे, देख हम इसको मानेंगे लेंस 1 और इसको मानेंगे लेंस 2। हम लेंस 1 के लिए इसका इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे? 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। तो यहां से हम v0 निकाल लेंगे, यहां से v0 निकाल लेंगे। तो पहले चलो देखो, अगर आपको यहां से देखो, आप इसे बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप रट के ना जाओ। आई क्लियरली से, मेरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वीडियो यूट्यूब पर 20 मिनट का है, आई से, बट उससे आप चीजों को याद कर सकते हो, डेरिवेशन कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए आपको डेप्थ वाले वीडियोस या डेप्थ वाले लेक्चर से ही अटेंड करना होता है। तो पहले बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले हम 1/f0, तो हमें f0 की वैल्यू दी हुई है, यहां से आप v0 निकाल सकते हो। तो v0 कैसे निकलेगा बताओ मुझे, सारी वैल्यू पुट करके। तो 1/f0, f0 की वैल्यू है, यार ये आप खुद करना, मैं इंटरफेयर नहीं करने वाला। यहां से आप v0 निकालना और साइन कन्वेंशन का जरूर यूज करना। साइन कन्वेंशन का यूज करोगे तो पता क्या होगा? देखो ये जो लेंस है इसका ऑब्जेक्ट इधर होगा u0, तो इस लेंस से ऑब्जेक्ट पीछे है, तो यहां एक और माइनस आएगा, एक और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो यहां से 1/f0 1.25 1/v0, v0 पता है क्या हमें? v0 ही तो निकालना है, तो v0 ही तो निकालना है, 1/u0, u0 कितना है? 2.5। तो आप यहां से क्या निकालोगे बेटा? तो मैं बता रहा हूं कि हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा v0 प्लस fe। ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि हमें एक लेंस से दूसरे लेंस का डिस्टेंस बताना है। अब यहां से आप v0 निकालोगे, ये सब प्रैक्टिस से ही मुमकिन है और कोई तरीका नहीं। यहां से हम v0 निकाल लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब v0 तो हमें मिल जाएगा, अब fe कैसे निकालोगे? तो fe निकालने के लिए देखो क्या क्या बातें हैं। क्या आपको इन्होंने fe दिया हुआ है? अरे fe नहीं दिया हुआ है यार, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी था, बस हमें कुछ नहीं, एक लेंस समझ के इसको क्वेश्चन सॉल्व करना था। जरूरी नहीं है कि अगर तुमने माइक्रोस्कोप पढ़ा है तो तुम उसके मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से ही क्वेश्चन कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट ऑलवेज फ्रॉम द मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक लेंस है और लेंस के लिए हमेशा आप लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे।
कीप इन माइंड क्या बोला मैंने, लेंस के लिए हमेशा लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। हमेशा जरूरी नहीं है कि आप इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, या फिर आपको दिख गया ओहो हो ये तो इन्फिनिटी वाला केस है, ओ माय गॉड मैं तो ये लगाऊंगा m इज इक्वल टू v नॉट बाई u नॉट d बाई f e। सर इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन गलत है, बट क्वेश्चन गलत है। सो प्यारे बच्चों, नाउ वी हैव अ वेरी गजब का क्वेश्चन, सीबीएसई 2024 का है ये। अब ये क्वेश्चन फुल्ली कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, क्योंकि देखो जब आप 2021 का क्वेश्चन देखो, 22 देखो, 23 देखो, 24 देखो, 25 देखो, समझ जाओ कि फुल्ली कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ये, तो आपको उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। अब प्यारे बच्चों, जैसा आप यहां देख रहे होंगे क्वेश्चन लिखा है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना। तो देखो आपको हमेशा माइक्रोस्कोप बनाना है बेटा, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा ही होता है। एफओ दे रखा है कितना, ऑब्जेक्टिव लेंस है 2 सेंटीमीटर, एंड आईपीस का फोकल लेंथ, ओ माय गॉड क्या बात, 6.25 सेंटीमीटर, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है दे रखा है 15 सेंटीमीटर। क्या बात है साहब, यानी आप हमें दे रखा है उसने, अच्छा ये 15 सेंटीमीटर क्या बता दूं तुम्हें, देखो यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बताओ, यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वी नॉट, और ये डिस्टेंस हमारा होता है यू ऑफ आई पीस। नहीं समझे, पहले वाले का इमेज और वही पॉइंट दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट होता है। ये हम बहुत बार बातें कर चुके हैं, फिर भी मैंने हल्का सा डायग्राम में बताया आपको। तो हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और फर्स्ट क्वेश्चन है ये और दूसरा सेकंड क्वेश्चन है ये। ओ भाई साहब क्वेश्चन में तो बात है, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये। कह रहा है कि फील करना, कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, कह रहा है ऑब्जेक्टिव से कितनी दूर पे रखना है, यानी हमें क्या निकालना है पता है क्या, यू ही निकालना है। ओ सॉरी, ओह दर्द हो गया, सॉरी, यू ओ निकालना है कि ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर रखें कि इमेज हमारा कहां बने, डी पर बने। पहले हम डी वाला सॉल्व कर रहे हैं, किस पर सॉल्व कर रहे हैं बेटा, डी वाला। तो फाइनल इमेज डी पर बनना चाहिए, ठीक है जी। अगर फाइनल इमेज डी पर बनना चाहिए तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यू नॉट की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन देखने में आसान लग सकता है, लेकिन अगर आप सोचे थोड़ा गंभीरता से तो थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं, आसानी है। तो ये केस जो हमने बनाया है, इस केस में जो केस है इसमें इमेज कहां बनता है, डी पर बनता है। अब मुझे निकालना ये है, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या क्या चीजें सोच सकता हूं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि मैं ये सोचूं कि 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट। पहला फॉर्मूला तो मेरे पास ये है, पहला फॉर्मूला मेरे पास ये है जिससे मैं यू नॉट निकाल सकता हूं। लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मेरे पास फोकल लेंथ होना चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट ये है। देखना मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूं, देखो सोचो, अगर किसी ने आपसे बोला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने का आप यही फॉर्मूला लगाओगे सबसे बेसिक। कई सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बेटा अटेम्प्ट करके आया करो। अगर तुम इतना भी लिख के आ गए ना, तुम्हें जो आता है लिखते चलो, वो देख लेगा कितना नंबर देना है, याद रखना। तो मेरे को एफ नॉट पता होना चाहिए, हाँ जी पता है, थैंक यू। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना ये है, ये निकालने के लिए एफ नॉट पता होना चाहिए, हाँ जी पता है। तो क्या मुझे वी नॉट भी पता है, मुझे ये सोचना है, क्या मुझे वी नॉट भी पता है, मुझे ये सोचना है। मतलब वी नॉट, अगर मुझे ये निकालना है यू नॉट, तो एफ नॉट पता है लेकिन वी नॉट नहीं पता। लेकिन 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 उसने वी नॉट हमें दिया है। देखो दोबारा सुनो, अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, पहली एफ नॉट, दूसरी वी नॉट। तो वी नॉट उसने दिया पर आपको दिख नहीं रहा है, ऊपर लिखा है देखो कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बताओ, 15। अगर मैं ये निकाल लूं, क्या निकाल लूं, ये निकाल लूं, तो ये निकल सकता है कैसे, 15 से माइनस करके। तो मुझे एक्चुअली में ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हमेशा रखना, जब भी ऊपर का डिस्टेंस दे, जब भी ऊपर का डिस्टेंस दे, जब भी ऊपर का डिस्टेंस दे, तो समझ लेना कि एक खुद निकालना और दूसरा अपने आप आ जाएगा। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है ठीक है। तो अब मैं यहां पर आऊंगा, मैं कहूंगा दोस्त 1 बाई एफ ई, हाँ जी 1 बाई वी नॉट, हाँ जी सॉरी वी नॉट बोल रहा हूं, 1 बाई वी 1 बाई यू ई। अब मैं तुम्हें दिल की बात बोलूं, यहां पर यू ई निकालना बहुत आसान है। बोलो क्यों, क्योंकि मुझे एफ ही पता है और मुझे वी भी पता है। कई लोगों के दिल में होगा सर वी कैसे पता, सर वी कैसे पता, क्या है सर वी का मतलब पता क्या होता है, वी का मतलब होता है इसने कहां पर इमेज बनाया। तो कहा तो है कि इमेज कहां बना है, लीस्ट डिस्टेंस पे बना है, इमेज 25 सेंटीमीटर पे बना है यार, लिखा भी है उसने। यानी कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है कि जो बच्चे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को मेरे से पढ़ के नहीं जाते हैं, बिलीव मी उनका 2 नंबर कभी नहीं आता। क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब भी आपके एग्जाम में आएगा 3 नंबर का डेरिवेशन नहीं, इस बार 2 नंबर का डेरिवेशन है, देखो 2 नंबर का डेरिवेशन और 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपके 3 नंबर कभी नहीं आएंगे, यानी आप इजीली 3 नंबर अपना खो दोगे अगर मुझसे पढ़ के नहीं गए तो पॉइंट टू बी नोटेड। मैं कितने काम का बंदा हूं आपको पता लगेगा कब, जब एग्जाम आपके पास आएंगे, अब आपको पता लगेगा कि कितने काम का बंदा हूं, बिलीव मी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा दिमाग ये है कि अगर मुझे यू नॉट चाहिए तो उसके लिए मुझे एफ नॉट और वी नॉट चाहिए। और वी नॉट में निकाल सकता हूं 15 में से इसको माइनस करके, ये 15 है, यू ही चाहिए एक्चुअली, यू ही। तो 1 बाई एफ ई कितना है जी, 6.25 है जी। ये वी कितना है जी, अब यहां बच्चे गलती करते हैं, आपको नहीं करना है। वी का मतलब क्या है बताओ, अरे वी का मतलब क्या है बताओ, अरे वी का मतलब है कि जो लेंस है आई पीस ने अपना इमेज बनाया, आई पीस ने अपना, तो इमेज तो सर पीछे बनता है, इमेज कहां बनता है, याद करो फाइनल इमेज कहां बनता है, पीछे। तो जब हम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस समझना, ये वी लिखेंगे 25, कितना लिखेंगे, गलत हो जाएगा, -25।
साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। अब इसका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, यही तो हमें निकालना है, 1/ue। गलत गलत, माइनस यूई आएगा बेटा। बोलो क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट भी पीछे, देखो आईपीस का ऑब्जेक्ट भी पीछे होता है और आईपीस का इमेज भी पीछे होता है, तो एक माइनस यहां भी आएगा और एक माइनस यहां भी आएगा, इसलिए ये माइनस माइनस का जाएगा प्लस। तब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 1/6.25 प्लस 1/25 1/ue आएगा। अबे यार ये सब मेरे को बड़ा अजीब लगता है, अब ये क्या सॉल्व करवा रहे हो मुझसे यार। ए यार 25 प्लस 6.25 इंटू में 6.25 इंटू में 25, ए यार क्या करवा दिया यार। 25 6 31.25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 6.25। मुझे क्या देख रहे हो, मुझे क्या देख रहे हो, इतना टाइम देखो मैं करने पे आऊंगा तो कर दूंगा, तुम्हें पता है करने पर आए तो इंसान क्या नहीं कर सकता, बात समझ रहे हो, लेकिन जेल जाना पड़ेगा। तो समझो अगर लॉ ना बना होता, कानून ना बना होता तो क्या होता, ये सोचो भाई साहब। वो तो अच्छा हुआ लॉ कानून बन गया वरना तो यहां से बेटा उल्टा कर देंगे, यूं ही निकलेगा। देखो मेरा काम तुम्हें कैलकुलेशन सिखाना फिलहाल नहीं है, वरना मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो एक चैप्टर ही मेरा एक साल में होगा, ठीक है। तो ये हो गया। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मुझे जितना भी टाइम देना पड़े आई डोंट माइंड, लेकिन 5 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, यूई 5 आ रहा है। अगर मेरे मित्रों, ओ हो क्या बात, देखो कितना तगड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था ये हमने किया। अब लॉजिकली मुझे बताना कि अगर ये डिस्टेंस हमारा 5 आया है, कौन सा वाला, ये, अगर ये डिस्टेंस हमारा 5 आया तो ये कितना होगा बताओ, 10। तो यहां से 1/f0, f0 कितना था बेटा 2, 1/v0, v0 कितना आया, अरे v0 दे दूंगा 5 जो बोल रहा है 10 है, 10 है v0, 10 प्लस है कि माइनस का, प्लस का। अबे आगे है ना, आगे इस लेंस से आगे है v0। अबे इस लेंस से लगा रहा हूं इक्वेशन, इस लेंस की इक्वेशन है ये, तो इस लेंस से तो आगे है, और ये आएगा, सुनो ये माइनस साइन, और यहां से क्या निकालना है हमें, यूनिट निकालना है। यहां से बेटा आपका यूनिट निकल के आएगा। अब मैं आपको एक बात क्लियरली कर दे रहा हूं कि जो चीज हमें निकालना, चलो एक बार निकालते रुक जाओ फिर समझाऊंगा। अभी आप लोग एक बात बताऊंगा रुक जाओ, रुक तो जा ताऊ, देखो सुनना ध्यान से, अभी बताऊंगा रुक जाओ, अभी बताऊंगा। अब ये गलती मैं आपको, मैं जानबूझ के कर रहा हूं पर मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मतलब मैं बताऊंगा खुद ही अरे दर्द क्यों हो रहा है, रुक जाओ सर, दर्द नहीं तो मजा है सर, गुड वेरी गुड। अब देखो एक जादू, जादू क्या देखना, जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूले में मैंने लिखा 1/2, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस का 10 है, प्लस का 10, तो प्लस का 10 लिखा। लेकिन जिसको हमें निकालना होता है, ये वेरिएबल है हमारे लिए, क्या बेटा ये वेरिएबल, जैसे हमने बोला u0 ऑब्जेक्ट, तो आप लोग कहोगे सर ऑब्जेक्ट पीछे है, ऑब्जेक्ट पीछे सर, यहाँ एक माइनस साइन लो, मैंने माइनस साइन नहीं लिया। याद रखना बेटा, जो चीज हमें फाइंड करना होता है ना, उसका साइन हम पुट नहीं करते, वो अपना साइन आंसर में लेके आएगा। इस बात को कहीं कोने में लिख लो कि जो चीजें फाइंड करनी होती है उसके अंदर साइन कन्वेंशन का यूज नहीं होता। जैसे मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना था, मैं चाहता तो बोलता कि ऑब्जेक्ट पीछे है, तो मैं चाहता तो यहां लगाता माइनस, पर मैंने कहा नहीं, वेरिएबल के अंदर देखो, नंबर के अंदर समझो, ये वेरिएबल है बेटा, इसकी वैल्यू पता नहीं है। जिसकी वैल्यू पता होती है वहां पर साइन कन्वेंशन लगाया जाता है, और जिसकी वैल्यू नहीं पता होती वहां साइन कन्वेंशन नहीं लगाते। तो मुझे इसकी वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा, ये माइनस अपनी जगह रहेगा, और ये अपने आंसर में ऑटोमेटिक उस माइनस को लेके आएगा। और ये हमें ऑटोमेटिक बता रहा है कि भैया मैं पीछे हूं, माइनस मतलब कहां हूं, मैं पीछे हूं, तो अपने आप आ जाएगा। तो इस बात को कहीं लिख लेना कि जब भी कोई भी लेंस का क्वेश्चन करो, कोई भी मिरर का क्वेश्चन करो, लेंस का क्वेश्चन, मिरर का क्वेश्चन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू नहीं पता होती, जिसकी वैल्यू हम फाइंड करने वाले होते हैं, उसमें हम साइन कन्वेंशन नहीं लगाते। अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो तुम साइन कन्वेंशन क्यों लगा रहे हो, फाइंड करनी है ना तो अपने आप आएगा, वो अपने आप फाइंड होके आएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको सिखाया। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कितना आसान है, देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, देखो अब क्वेश्चन कितना आसान है, बोल रहा है अगर इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा तो क्या होगा। लेट अस इमेजिन प्यारे बच्चों, अगर इन्फिनिटी पर इमेज बने तो क्या होगा, इमेजिन करते, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा आई पीस, और जब इन्फिनिटी पर इमेज बनता है तो मैंने आपको पढ़ाया है कि इस वाले यहां तक के डिस्टेंस को और यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। याद है आपको, अरे तभी तो इन्फिनाइट पे बनेगा, इन्फिनाइट पर तभी बनेगा जब पहले वाले का इमेज दूसरे के फोकस पर जाए। तो बेटा ये होता है एफ ई, और ये डिस्टेंस क्या होता है v0, v0 प्लस एफ ई, v0 प्लस एफ ई। अब प्यारे बच्चों हमें क्या क्या दिया हुआ है समझते हैं। हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और हमें आई पीस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, आई पीस का है 6.25, तो ये वाला है 6.25। अगर ये 6.25 है तो ये कितना बचा, बता सकता है कोई मुझे, v0 कितना बचा 8.75, ठीक है जी। अब तुम्हें निकालना ही क्या था, निकालना है u0, तुम्हें v0 पता है, u0 निकालना है, तो 1/f0 1/v0 प्लस 1/, सॉरी प्लस बोल रहा हूं मैं,
1 बाई वी नॉट माइनस यू नॉट। तो बेटा हमें एफ नॉट पता है, हाँ जी, हमें वी नॉट निकालना है, क्या पता है? पता है, निकालना क्या है? यू नॉट। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है दूसरे केस में भी। तो तीसरा केस आसान था बेटा। तो इनफाइनाइट वाला आसान क्यों है बेटा? क्योंकि इनफाइनाइट वाले में हमें ऑटोमेटिक पता होता है कि ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होता है, तो ये ऑटोमेटिक 6.25 हो जाएगा आई पीस का फोकल लेंथ, और ये हम माइनस करके निकाल लेंगे क्योंकि ऊपर 15 है। तो ये क्वेश्चन आसान होता है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आसान होता है, इन्फिनिटी वाला। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो आपको इनफाइनाइट वाले का भी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पता है और आपको नॉर्मल वाले का भी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पता है। तो दोनों क्वेश्चन ये होमवर्क करके मुझे कमेंट करोगे मेरे प्यारे बच्चों। अब ये पेज पर लिख के मैंने जल्दी से इसको हटाया, निकाला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप किस लिए काम आता है? फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, फार, बहुत दूर। जैसे पहले कुछ लोग थे, उनके अंदर एक कीड़ा था, कीड़ा यार तुम, वो कीड़ा ये था कि उनको ये देखना कि भाई मंगल पे क्या हो रहा है, चांद पे क्या हो रहा है, उनको पता नहीं क्यों एक कीड़ा था, और उस कीड़े की वजह से आज हम इतनी तरक्की कर चुके हैं। वो कीड़ा अब इस धरती से मर चुका है, वरना आप लोगों में भी होता कि भाई कुछ जाने, ठीक है। तो दोस्तों, पहले के लोगों में कीड़ा था दूर देखने का, अपने घर की स्थिति नहीं देख पा रहे कि बेटे की शकल मैच नहीं हो रही, लेकिन उनको दूर देख क्योंकि वो माँ पे गया है। इट्स वेरी लॉजिकल। आप हंस रहे हैं, बेटे की शकल इसलिए मैच नहीं कर रही क्योंकि वो माँ पे गया बेटा, बात समझ पा रहे हो? तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? दूर देखने के लिए बनाया गया। अब दूर देखने के लिए बनाया गया तो लोगों ने सोचा क्या किया जाए, तो लोगों ने कहा एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? लोगों ने कहा एक काम करेंगे कि हम ना इस बार ऑब्जेक्टिव को बड़ा रखेंगे, इसका होगा बिग फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ। जो ऑब्जेक्टिव होगा, लोगों ने कहा कि भैया जो ऑब्जेक्टिव है, समझना, जो ऑब्जेक्टिव का होगा लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हमें लार्ज रखना है, क्यों? और उसके पीछे रीजन है। अगर हम ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा रखेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा लाइट को कलेक्ट करेगा। देखो मेरी बात समझो, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा लाइट की रोशनी होगी, जितना ज्यादा लाइट एंटर करेगा, उतना शार्प इमेज हमें मिलेगा, उतना बढ़िया इमेज हमें दिखाई देगा। मान लो मुझे चांद को देखना है और चांद के अंदर से जो लाइट आ रही है, लाइट, वो लाइट बहुत कम आ रही है, तो साफ दिखेगा क्या? अरे इस कमरे की लाइट बुझा दूं, तुम्हें आंख होते हुए नहीं दिखाई देगा यार, वो तो फिर भी इंस्ट्रूमेंट है। तो लार्ज फोकल लेंथ के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? हम चाहते थे कि कलेक्ट करना एज मच एज लाइट, जितनी ज्यादा लाइट को हम कलेक्ट कर सके। तो हमने क्या करा? इसका फोकल लेंथ हमने बड़ा रखा। ये माइक्रोस्कोप से उल्टा है, क्योंकि माइक्रोस्कोप पास के लिए होता है और टेलीस्कोप दूर के लिए। ठीक है जी, पहला पॉइंट समझ में आ गया। फिर बोला गया कि देखो भैया, पहले हम पहला केस पढ़ रहे हैं कि हमें इमेज इनफाइनाइट पे बनाना है बेटा, इन्फिनिटी वाला पढ़ रहे हैं बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम पढ़ रहे हैं और इन्फिनिटी वाला पढ़ रहे हैं। इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोला जाता है, इसको रिलैक्स्ड आई भी बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई बेटा, रिलैक्स्ड आई भी बोलते हैं, पैरेलल रेज भी बोलते हैं। यानी पहले हम वो वाला पढ़ रहे हैं बेटा, कौन सा वाला? जब इमेज कहां बनती है? इनफाइनाइट पे। तो यहां से देखो बहुत सारी चीजें बोली जाती है, मैं सारी बातें बोल रहा हूं। तो कहीं इनफाइनाइट से, ये इनफाइनाइट लिखा है, कहीं इनफाइनाइट से रेज आएगी। अब तुम लोग बोलोगे अरे पागल हो गया क्या, इनफाइनाइट से रेज क्यों आएगी? चांद को जरा बगल में, हाँ तेरे मौसी के घर पे बेटा। चांद बगल में कहाँ है? आप लॉजिकली सुनो, चांद बगल में है क्या? हमारे नानी के घर पे है, मौसी के घर पे है क्या? चांद बेटा बहुत दूर है, वो तुम्हें दिख जाता, तुम्हें लगता है अच्छा यहीं पर तो है। चांद इज वेरी फार, और फार चीजों को हम इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे मेरे लिए, अगर मैं पैदल चल के बिहार जाऊं तो बिहार मेरे लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। एक चींटी के लिए तुगलकाबाद से संगम बिहार इनफाइनाइट हो जाएगा। चींटी के लिए उसके पैर है उसके बराबर, बहुत छोटे छोटे, समझो पैर बहुत छोटे छोटे, चींटी के कैसे चल के जाएगा संगम बिहार? उसके लिए संगम बिहार की दूरी ही इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट रियल में कुछ भी नहीं होता। जब कोई चीज बहुत दूर हो या बहुत बड़ा हो तो हम उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे 5 मंजिल की बिल्डिंग, 5 मंजिल की बिल्डिंग एक चींटी के लिए इनफाइनाइट हो सकता है। अब एक चींटी 5 मंजिल का बिल्डिंग चढ़ रहा है, सुबह स्टार्ट किया, शाम तक पहुंच रहा है, तो उसको लगेगा बाप रे बाप आज तो कितना हो गया। तो इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव वर्ड, इनफाइनाइट कोई असली चीज नहीं होती, समझ रहे हो? तो कहीं चांद से मंगल से, किसी ग्रह से जो इनफाइनाइट पर है, हमारे लिए वो इनफाइनाइट पर है। अब हम कहते हैं कि सन से जो लाइट आती है, सन इज एट इनफाइनाइट। क्यों? सूरज दूर है, सूरज दिखता है, शाम को दिखता है, दोपहर को दिखता है, पर हम उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इनफाइनाइट से ऐसे लाइट आएगी तुम्हारे टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव में, क्या नाम है बेटा इसका? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आएगी, ठीक है, तुम्हारे टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव में आएगी लाइट। अब ये लाइट जाके कहां बनेगा, ये सोचो, यहां बनेगा। तो ये लाइट जो है सारी मीट करेगी, इनका मीटिंग पॉइंट होगा यहाँ पे। फील कर पा रहे हो आप लोग? अगर फील नहीं कर पा रहे हैं बेटा तो मेरी गलती नहीं है, आप चेक कराओ जेंडर, मजाक कर रहा हूं, कोई बात नहीं। सो प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि कुछ होगा नहीं। सो नहीं समझ में आया डायग्राम? कितना आसान है, देखो लाइट यहां से आ रही है सारी और यहाँ पे कलेक्ट हो रही है, तो यहाँ इमेज बन रहा है। क्या टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप एक जैसा नहीं है? लेकिन लोग इसको बहुत हवा बना के पढ़ाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा पढ़ा रहा है, लेकिन मैं तो ऐसा ही पढ़ाता हूँ भाई, बिल्कुल आराम आराम से, प्यार प्यार से। यहाँ जो एंगल बनता है इसको अल्फा बोलते हैं, यहाँ एंगल अल्फा बनता है। अब देखो ये जो लाइट्स है, ये लाइट्स यहाँ पे कलेक्ट होगी, और हमने क्या बोला था कि हमारी इमेज कहाँ बननी चाहिए? इनफाइनाइट। अगर हमारी इमेज इनफाइनाइट पे बनना चाहिए
तो इस डिस्टेंस का क्या नाम दूंगा बताओ? ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। बेटा ये आई पीस है, इसमें बेटा आई पीस छोटा होता है। आई पीस क्या होता है? तुमने अक्सर देखा होगा टेलीस्कोप को हाथ में पकड़ के ऐसे करते हैं अलग, यहाँ पर छोटा सा होता है, जब ऐसे पकड़ते हैं टेलीस्कोप को तो यहाँ वाला बड़ा होता है, यहाँ वाला बड़ा होता है, पीछे वाला क्या होता है? छोटा। तो जो पीछे को हमने बड़ा कर दिया, नहीं समझ रही बात? तो ये आई पीस छोटा होता है। आई पीस क्या होता है? स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ। अरे यार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गजब की चीज है यार, तुम पढ़ दो सही। अब क्या होगा तुम्हें खेल पता है कि इसके फोकस पे देखो, पहले वाले का इमेज, दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके कहां पर है? इसके आई पीस पर है प्यारे बच्चों। अगर इसके आई पीस पर है, ये इसका समझना ध्यान से, ध्यान से समझना, इसका आई पीस है, ये आई पीस का फोकल लेंथ। तो अब यहां से रेज निकलेगी, यहां से रेज निकलेगी, और जब इकट्ठा होगी तो कहां मिलेगी? सब बताओ। कहीं इन्फानाइट, तो कहीं इन्फानाइट पर बेटा, कहीं इन्फिनिटी पर इमेज बनी। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है प्लीज, वो याद रखना है कि इस एंगल को हम अल्फा बोलते हैं। अल्फा क्यों? अगर ये अल्फा है तो यहां भी अल्फा ही बनेगा। क्या बनेगा? फील करो, देखो ये अगर अल्फा है ना तो ये भी अल्फा होगा। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब सुनो, ये हमारा बीटा माना जाता है। बीटा क्या होता है पता है किसी को? ये बीटा है बेटा, बीटा। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, अल्फा बीटा में समझा चुका हूं। एंगुलर मैग्निफिकेशन याद है किसी को? इमेज और एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट और एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज। तो क्या हो रहा है? ये बीटा, ये तो बेटा ये डायग्राम है आपका जब इमेज आपका इनफाइनाइट पे बनता है। मैग्निफिकेशन के लिए बीटा अपन में अल्फा निकालना पड़ता है। देखो ऑब्जेक्टिव पर कितना एंगल बना? अल्फा। आई पीस ने, आंख ने कितना एंगल बनाया? आंख ने एंगल बनाया बीटा। तो दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा हमें, 10 बीटा अपन में 10 अल्फा लेना पड़ेगा। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, अब ये मत बोलना। तो बेटा 10 बीटा कैसे निकालोगे? देखो बीटा यहां से निकलेगा, ट्रायंगल दिख रहा है किसी को? ए यार क्या क्या बच्चे हो यार तुम, सही नहीं हो यार तुम लोग। ये रहा, ये ट्रायंगल देखो बेटा, ये ट्रायंगल देखो, यहां जो ट्रायंगल बन रहा है दिख रहा है? तो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर, और बेस क्या है? एफ ई, ए डैश बी डैश बाई एफ ई। तो बीटा आएगा बेटा, लिख देता हूं मैं यहां पर, ए डैश बी डैश बाई एफ ई। और अल्फा क्या आएगा? देखो अल्फा, देखो ये रहा बेटा अल्फा, ये अल्फा है याद रखना। तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर क्या होगा? ए यार भाई यार क्या बच्चे हो तुम यार। देखो ट्रायंगल, ये देखो दिखा किसी को? ट्रायंगल दिखा? तो क्या होगा? परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, और ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? है यार गलत कर रहे हो तुम, गलत कर रहे हो। अच्छा रुक जाओ, हमने अल्फा को, अल्फा ठीक है, लेट मी डिस्कस यू वन थिंग। मैं बताना भूल गया था कि इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे, मैं बताना भूल गया, इधर बताया नहीं मैंने, ये डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि जब इनफाइनाइट से रेज आती है, इनफाइनाइट से रेज आती है तो इस लेंस के फोकस पर ही बैठेगा। भूल गए बात? बचपन में पढ़ा तुमने कि जब इनफाइनाइट से रेज आएगी तो लेंस के फोकस पर जाकर बैठेगी। तो बेटा ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो यहां से अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? 10 अल्फा। परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, और परपेंडिकुलर ये है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है? बेस ये जो कि एफ ओ के बराबर है। तो ए डैश बी डैश बाई एफ ई और ए डैश बी डैश बाई एफ ओ। तो आंसर क्या आ गया? एफ ओ बाई एफ ई। तो ये बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, एफ ओ बाई एफ ई। और माइनस साइन क्यों आता है आपको पता है? इन्वर्टेड इमेज के लिए। तो ये बेटा टेलीस्कोप खत्म। टेलीस्कोप क्या नाम है इसका? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। का इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी, रिलैक्स्ड आई, पैरेलल आईज, नॉर्मल, एडजस्टमेंट। मुश्किल लगा किसी को? दिल से बोलना नहीं, दिस इज नॉट मुश्किल। प्लीज कमेंट करो बेटा समझ में आ रहा है तो। सो गाइस प्लीज, अब हम ना वही माइक रोक लिया बंदे ने कहा सर को गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा, हेंस प्रूव्ड। देखो सेटिंग की बात चल रही है, सेटिंग फॉर डिस्टिंक्ट विजन, मतलब d इज इक्वल टू 25। अब जो इमेज है 25 पे बनेगा, और टेलीस्कोप के लिए ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तब ये कैसे सेटिंग की जाती है? देखो मेन सारा खेल तो यही है बेटा, डायग्राम का सब कुछ सेम रहेगा बेटा। देखो ध्यान से, ये हमारा ऑब्जेक्टिव बेटा, जब बाद में मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा ना सभी चैप्टर्स के, सेम क्वेश्चन छपाएगा एग्जाम में, तुम देखना ठीक है। अब वो जिद पर आ जाए और एक आध क्वेश्चन ऐसा दे दे कि भैया सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मेरी कोई गलती नहीं है भाई। सच में यार इसकी इतनी तगड़ी कैलकुलेशन थी कि मैं कहता मैं करूँ क्या, रूट से रूट और रूट पे रूट और अंदर स्क्वायर। मैंने कहा ये क्या है, होगा ही नहीं है। मैंने कोशिश किया, अपनी बेइज्जती कराई, फिर भी नहीं हुआ। और जब वो बंदा इंटरनेट पे चेक कर रहा तो पता लग रहा है कि सर ये तो इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो भाई प्रैक्टिकली जो कैलकुलेटर से होगा ना वो हाथ से नहीं होगा। अब देखो तो वो हाथ से सॉल्व नहीं हो रहा था, कैलकुलेटर से ही हो रहा था। कैलकुलेशन बहुत तगड़ा था, फॉर्मुला सही लगा लोगे, कॉन्सेप्ट सही लगा लोगे, कई बार होता है कि आंसर नहीं आता कैलकुलेशन की वजह से। अब देखो बेटा सेटिंग कैसी रहेगी, बहुत सिंपल, सब कुछ सेम रहेगा। देखो ध्यान से कि इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट से सूरज चांद इनफाइनाइट पर है,
इनफाइनाइट से रेज आएगी, अब मैं नहीं कर रहा बार बार वही चीज, रेज आएगी रेज और यहां जाके बनेगी। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बताओ, जहां पर बनी है इस डिस्टेंस को एफ ओ बोलेंगे बेटा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव के लिए इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है, सूरज इनफाइनाइट पर है, तो वहां से रोशनी आएगी तो ऑब्जेक्टिव का इमेज फोकस पर ही बनेगा। अब प्लीज ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये कहलाएगा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, देखो इस बार दोनों अलग है, इस बार ऑब्जेक्टिव का आगे है और आई पीस का थोड़ा पीछे है फोकल लेंथ। क्यों? क्योंकि इस बार हम इमेज को 25 सेंटीमीटर पे बना रहे हैं, थोड़ा फील करना यार, सब कुछ सेम है। फिर क्या होगा देखो, रेज यहां पर आएगी, रेज यहां पर आएगी, मिलेगी ऐसे, ये सारी रेज यहां पर आके मिलेगी। जब रेज आके यहां पे मिलेगा तो फिर यहां से रेज आगे, जो हर बार हम करते आए सेम डायग्राम। बेटा ये आई पीस है, स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, फिर पीछे हम डॉट डॉट करेंगे, डॉट डॉट, तो इस यहां पर हमारा क्या बनेगा बताओ, ए डबल डैश बी डबल डैश, फाइनल इमेज इसको हम डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी। कोई दिक्कत किसी को? और डी कितना होता है? अच्छा डायग्राम में तो दिक्कत नहीं होगी किसी को। अच्छा इस एंगल को हम अल्फा बोल रहे हैं और ये एंगल हमारा क्या होगा, बीटा, क्या बात है। और यहां पर ये क्या बना होता है तुम्हें बताइए, आंख बना होता है। इस डायग्राम को समझ लो एक बार। सो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों के बच्चों, सो प्यारे बच्चों, डायग्राम समझ गया ना यार, वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट, tan बीटा बाई tan अल्फा, एफ नॉट बाई यू ही आएगा। करके दिखाओगे, कर लोगे? देखो पहले tan बीटा निकालो, परपेंडिकुलर क्या है भैया, ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर अपन में बेस, बेस क्या है, ये डिस्टेंस कहलाएगा यूई। ए यार क्या कर रहे हो, आई पीस का ऑब्जेक्ट है ना ये ए डैश बी डैश, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। ए यार यार तुम बच्चे, यार क्या बच्चे हो यार तुम, ये जो डिस्टेंस है ना बेटा इसको, ये आपका यूई है, यूई मतलब आई पीस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो मेन खेल है डायग्राम प्रैक्टिस का, और मुझे पता क्या लगता है, सारे डायग्राम एक जैसे ही है, बस एक में लेंस, दो में लेंस शुरू के छोटे थे और दो में लेंस शुरू के बड़े, अब नाम सब सेम ही है, आई पीस, एफ ओ, यूई, एफ ई। अब देखो तो tan बीटा हो गया, आप निकालेंगे tan अल्फा, आ जाओ आ जाओ, tan अल्फा क्या होगा, ए डैश बी डैश बाई, ओ हो, दर्द हुआ होगा, पक्का बोल रहा हूं, हुआ होगा दर्द। अल्फा कैसे निकालेंगे, ए यार बार बार एक ही चीज, ये देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है एफओ के बराबर। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, गया ये एफओ ऊपर पहुंच जाएगा, एफओ बाई यूई, और माइनस साइन क्यों आएगा पता है ना, साइन कन्वेंशन की वजह से। बेटा तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम ना इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो हम बोलते देखो हमारा फॉर्मूला होगा आई पीस के लिए, फॉर आई पीस, फॉर आई पीस हम बोलेंगे 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई यू ई। दिख रहा है, देखो ये हमारा मैग्निफिकेशन का मेन फॉर्मूला है, एफ ओ बाई यू ई। अब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस ऐसे मन किया कि थोड़ा अलग बना दूं ताकि आपको हेल्प मिले। तो 1 बाई एफ ई 1 बाई वी, इसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। इस पूरे को एफ नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो एफ ओ बाई एफ ई, ऊपर भी क्या आएगा एफ ओ बाई वी ई, तो यहाँ 1 बाई एफ ओ बाई बोलो यू ई। अब पीछे देखो हमने क्या बोला, एफ ओ बाई यू ई को क्या नाम होगा इसका, मैग्निफिकेशन होगा ना। तो बस अब इसी को हम, जो मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं, मैं तुम समझ गया क्या करना है, मेन आपका ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। इसके बाद अगला स्टेप बता रहा हूं, देखो क्या होगा। अरे कहां गया, चलो मैं करा ही देता हूं यार, तुम बाद में परेशान ना हो जाओ। सुनो क्या करना बेटा, ये एफ ओ बाई एफ यहीं छोड़ दो, इस एफ ओ को यहीं छोड़ दो, इस वी को यहीं छोड़ दो, बस इसको क्या लिख सकते हो बताओ, एम, मैग्निफिकेशन लिख सकते हो। तो क्या होगा, यहां से हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा पर्सनली लग रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत दुखदायक हो जाएगा, तो दुख में ना जाके आप सिर्फ याद रखो कि सिर्फ इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से हम दुनिया के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। याद रहेगा, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले से हम दुनिया के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फालतू में इसको एक्सटेंड करके मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालना चाहूंगा, मैं इसका रिजल्ट आपको बता दूंगा, क्योंकि फिर वही करना पड़ेगा। इसको हम एम मान लेंगे, फिर इसको इधर लेके आएंगे, फिर इसको कॉमन लेके सेपरेट करेंगे, तो एक फॉर्मूला निकल जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला। प्लीज इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो बेटा ये वाला काम आप खुद कर लोगे या मैं कर दूं, बता दो ईमानदारी से। मैं कर ही देता हूं ताकि सब 100% ही हो जाए। देखो पहले हम आई पीस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, सुन लो, फिर क्या करेंगे बताओ, सबको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ ओ से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ऐसा बन जाए। अच्छा चलो मैं तुम्हें और इजी तरीका बताता हूँ, एकदम से अभी आया मन में। पहले तो साइन कन्वेंशन पुट कर देते हैं। आई पीस का इमेज किधर बनता है, अगर आई पीस का इमेज का बनता है पीछे, तो माइनस 1 बाई डी, अरे डी पर बनाया ना इमेज, यार देखो ये मेरा आई पीस है, तो इमेज पीछे बना है डी पर, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे, तो इमेज की जगह माइनस डी लिख दिया। अच्छा इसका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट भी पीछे ही होता है, तो तभी तो प्लस कर दिया मैंने इसको। यार तुम क्या पागल बच्चे हो क्या, बागर बिल्ले। सुनो इसका ऑब्जेक्ट भी पीछे होता है, तो एक माइनस तो फॉर्मूले का है और एक माइनस मेरा तो प्लस,
और फोकल लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इस और आसान तरीका बता रहा हूँ, देखो कुछ नहीं करना। एक तरीका तो वो है जो हमने पहले अपनाया था, याद है? पहले भी जब स्टार्टिंग में हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था, हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था। अच्छा सभी मैं तुम्हें बता रहा था, लेकिन एक और तरीके से भी कर सकते हो। क्या तरीका देखो यार, यहाँ से ना 1/UE, ये थोड़ा मुश्किल होता है पहले वाले से, वो तो बड़ा आसान है, सिर्फ F0 से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीफिकेशन बन गया। तो 1/F अपनी जगह है, ये D को उधर भेज रहा हूँ बेटा, 1/D। क्या क्या मैं समझ में आया? इस D वाले को उधर भेज दिया, तो 1/UE निकाल लिया हमने। अब ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कुछ नहीं करना है, देखो अब इक्वेशन 1 को यहाँ रिपीट करते चलो बगल में, यहाँ इक्वेशन 1 को लिखते। तो इक्वेशन 1 कहता है कि मैग्नीफिकेशन इज, माइनस का एक साइन है, FO बाई FO, समझना, FO इनटू में 1/UE, यही तो है मैग्नीफिकेशन। देखो FO बाई UE, FO बाई UE। अब कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, आपने 1/UE यहाँ से लेके आए, दिख रहा है आपको? तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो 1 तो ये हो गया, फ्रॉम 1 ये होगा। नाउ देखो पहला इक्वेशन कहता है FO बाई UE, ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस, और 1/UE की वैल्यू कितनी है बताओ? 1/FE प्लस 1/D। तो यहाँ पर जो 1/UE है, तो यहाँ पर हमने 1/UE की जगह लिख सकते हैं 1/FE प्लस 1/D। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है, 1/FE प्लस 1/D। तो बेटा ये भी एक फॉर्मुला हो सकता है मैग्नीफिकेशन का, ये थोड़ा आसान फॉर्मुला है, थोड़ा आसान फॉर्मुला। देखो क्वेश्चन तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वाला आपके लिए ऐसे ट्रिक है, एग्जाम में काम आता है कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं ऐसे, माइनस FO बाई FE। माइनस FO बाई FE क्या है कि हमने FE को कॉमन ले लिया, तो FE को जैसे हम कॉमन लेंगे यहाँ 1 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा FE अपॉन में D। बेटा ये कॉमन लेने का तरीका होता है, अगर नीचे से कॉमन लोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा ये आपका एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मुला है, और माइनस साइन का क्या मतलब है आपको पहले से ही पता है। तो ये एक फॉर्मुला है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। ये भी एक फॉर्मुला है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि इजी चाहते हो कि मुश्किल। ये इजी तरीका है, ये हार्ड तरीका है। अच्छा अगर हम प्लीज एक चीज ध्यान देना, प्लीज एक छोटी सी चीज आपको सिखा रहा हूं। जब हम ये टेलीस्कोप पढ़ेंगे, कौन सा टेलीस्कोप है ये बताओ? ये टेलीस्कोप है नॉर्मल एडजस्टमेंट में। तो आपने एक चीज नोट किया होगा कि नॉर्मल होता है इनफाइनाइट वाले में, इस डिस्टेंस को FO बोल रहे हैं, इस डिस्टेंस को FE बोल रहे हैं। तो अगर मैं टेलीस्कोप के लेंथ की बात करूं तो वो FO प्लस FE के बराबर हो सकता है। याद रखना प्यारे बच्चों, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ मतलब यहां से यहां तक। इस पॉइंट को कहीं लिखते चलो जो मैंने बताया अभी, इस पॉइंट को कहीं नोट कर लो कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, जो लेंथ है टेलीस्कोप का वो FO प्लस FE हो सकता है। कहीं ऐड कर लेना इस बात को कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप FO प्लस FE के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये हमारा आई पीस है और ये हमारा, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा आई पीस है। यहाँ तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं और यहाँ तक की डिस्टेंस को हम आई पीस का फोकल लेंथ, तो दोनों को ऐड करके आ सकता है। तो कुल मिला के हमने इतनी सारी चीजों को पढ़ा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार कंक्लूजन दे रहा हूँ, फिर ऑलमोस्ट हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कंक्लूजन क्या दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए। कंक्लूजन ये कि आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा तो इसके अंदर आपने 2 केस पढ़ा। पहला पढ़ा नॉर्मल D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर वाला, और उसके लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मुला आया था V0 बाई U0 1 प्लस D बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और एक माइनस का भी साइन आया था जितना मुझे याद है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो करेक्शन कर लेना। अब इसी में हमने एक वेरिएशन पढ़ा कि अगर हम इसको लिख सकते हैं ऊपर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, याद है? एक केस पढ़ा हमने केस, और इसको लिख सकते हैं हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब थोड़ा देखना, ये सब चीजें मैंने पढ़ाया है। तो D बाई FE, तो ये बेटा ये हमने केस पढ़ा जब हमारा D 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस वाला। यहां पर एक चीज हमेशा रखना बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये है कि अगर मुझे मैग्नीफिकेशन ज्यादा चाहिए तो मुझे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैग्नीफिकेशन और फोकल लेंथ आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव छोटा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जितना छोटा हो उतना अच्छा है। ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव लो फोकल, क्या बोलते हैं, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फॉर हायर, क्या बेटा? फॉर हायर मैग्नीफिकेशन। याद रहेगा कि भैया देखो ये आपस में इनवर्सली होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन पर्पस से ये फॉर्मुला बनाया गया है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये फॉर्मुला किसी भी हाल में सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे अजम्पशन माने थे। हमने कहा था कि चलो ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, याद करो हमने कहा था कि ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। देखो हमने सीधा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फोकल लेंथ के बराबर रखा है, तो हमने यहाँ पर अजम्पशन लिया है। तो ये जो फॉर्मुले बनाए गए थे ये सिर्फ इस बात को समझने के लिए बनाया गया था। अच्छा, फिर इसके अंदर एक पढ़ा आपने इनफाइनाइट वाला केस, तो आपने मैग्नीफिकेशन ऐसा पढ़ा था V0 बाई U0 D बाई FE। कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट करो इस कंक्लूजन को, फिर मैं माइक्रोस्कोप का बताता हूं। सो प्यारे बच्चों अब ध्यान देना, फिर हमने टेलीस्कोप पढ़ा। टेलीस्कोप के हमने 2 केसेस पढ़े। पहला था बेटा इनफाइनाइट वाला, हमने पहले पढ़ा था इनफाइनाइट।
और दूसरा हमने पढ़ा था d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पहले में आपने मैग्निफिकेशन को ऐसे पढ़ा था, FO बाई एफ, यही था ना, FO बाई एफ माइनस साइन के साथ, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। अब देखो ये फॉर्मूला हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, अगर हम इनफाइनाइट नॉर्मल एडजस्टमेंट नाम था इसका, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो कह रहा है मालिक अगर आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए ना, कह रहा है मालिक आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा रखना और आई पीस का फोकल लेंथ देखो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको कि इसका ज्यादा होगा तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। मैग्निफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, बट सेम मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो आपको इसको ज्यादा रखना पड़ेगा तो ये ज्यादा होगा, और आई पीस को कम रखना पड़ेगा तब ये ज्यादा होगा। तो आपको याद होगा हमने ऐसा ही डिजाइन किया था, हमने ऑब्जेक्टिव को बड़ा रखा था और आई पीस को हमने छोटा रखा था। तो एक क्वेश्चन आया 2015 के एग्जाम में, ठीक है, हम जैसे बच्चे उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। रीजन क्या था देखो, क्योंकि हम पढ़ते इतनी गहराई से थे। क्वेश्चन आया कैन बी यूज, और वाइवा में पूछ सकते हैं आपसे, वाइवा में कैन बी यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को टेलीस्कोप की तरह यूज कर सकते हैं। तो बच्चों को लगता है अरे वो भी तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही देखने ही काम आ रहा है, बड़ा करके दिखा रहा है, बड़ा करके कर लेंगे। नहीं समझ रही बात को, बड़ा करके दिखा रहा है कर लेंगे। लेकिन दोनों का नेचर अलग है। ये कहता है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कम, तब मैग्निफिकेशन ज्यादा आएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कम होना चाहिए फॉर मैग्निफिकेशन। यहां कह रहा है कि फोकल लेंथ का क्या होना चाहिए बताओ, इसका ऑब्जेक्टिव का ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों का नेचर अपोजिट है। वी कांट यूज माइक्रोस्कोप एज अ टेलीस्कोप एज अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि दोनों का सिचुएशन, प्रॉब्लम, मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके अंदर हमने एक फॉर्म पढ़ा, मैग्निफिकेशन का भी पढ़ा हमने, कुछ ऐसा आया माइनस FO बाई FE 1 प्लस D बाई, नहीं 1 प्लस FE बाई D, 1 प्लस FE बाई D। अब प्यारे बच्चों लॉजिकली एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जब इनफाइनाइट वाले केस की अगर हम बात करते हैं तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है बेटा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। आप डायग्राम को देखना, तो कभी लेंथ का क्वेश्चन आए तो बेटा याद रखना कि दोनों के फोकल लेंथ को ऐड करना पड़ता है। लेकिन टेलीस्कोप में अगर हम लेंथ से कंपैरिजन करेंगे, टेलीस्कोप में अगर हम लेंथ से कंपैरिजन करें तो क्या बात आपको समझनी है। देखो ऐसा कहा गया कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और ये मेरा आई पीस है, आई पीस, और आई पीस को छोटा रखा गया, क्या रखा गया बेटा, छोटा। अगर आई पीस को हम छोटा रखेंगे तो इसका फोकल लेंथ छोटा होगा। फोकल लेंथ क्या होगा बताओ, छोटा। तो इसका फोकल लेंथ छोटा होगा। मैं थोड़ा इमेजिन करवा दूं कि आप थोड़ा इतना भी छोटा नहीं कर देना है। तो इसका फोकल लेंथ कम होगा बेटा, और यहां से यहां तक का जो फोकल लेंथ होगा वो किसका होगा, तो हम कहते हैं ये होगा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव बड़ा है ना, और मैं कहता हूं कि ये हमारा लेंथ है। तो आपको लग नहीं रहा है कहीं ना कहीं कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पूरा एक प्रकार से लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को कवर कर लेगा अगर हम आई पीस को छोटा रखते हैं। तो नहीं समझ पा रहे, थोड़ा फील है यार, क्या हो तुम लोग। मैं कह रहा हूं कि जब ये डिस्टेंस बहुत कम है तो ये जो पूरा डिस्टेंस है कहीं ना कहीं इसके बराबर हो जाएगा। तो फॉर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देखो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू या विथ अजम्पशन, अगर हम बहुत सारे अजम्पशन लेते हैं, अजम्पशन क्या लेते हैं कि FE जो है FE वेरी स्मॉल, FE को हमने बहुत छोटा कर दिया, FE हमने बहुत छोटा कर दिया, या हम ऐसा कहें कि UE, हम ये लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस इज वेरी स्मॉल। मेन तो ये होता है, ये वाला, ये होता है मेन बेटा। आपको मैं समझा रहा हूं, देखिए प्लीज इस बात पे फोकस करना कि ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत छोटा है। अगर आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत छोटा है, ये FE वाला भूल जाओ, FE तो छोटा रखना ही होता है हमें, पर अगर हम ऐसा मान ले कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो क्या होगा। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि L जो है, F0 जो है ऑब्जेक्टिव का जो लेंथ है वो लेंथ के बराबर हो सकता है। तो यहां पर इस फॉर्मूले को कई बार ऐसे भी डिफाइन कर दिया जाता है कि जो F0 है, F0 की जगह क्या सकते हैं बताओ, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप 1 प्लस FE बाई D। तो माइक्रोस्कोप बोल रहा हूं, टेलीस्कोप। तो याद रहेगा ये फॉर्मूला बेटा, मतलब कॉन्सेप्ट क्या लगाया मैंने कि पूरा लेंथ फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा अगर ये वाला डिस्टेंस हमने छोटा अज्यूम कर लिया तो यहां पर लेंथ तो बहुत सिंपल है FO प्लस FE, पर यहां पर लेंथ के लिए आपको इसकी जगह रिप्लेस भी कर सकते हो। आप प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो सो प्यारे बच्चों, अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब उसने क्या दिया हो कि आई पीस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, UE मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई इज वेरी स्मॉल। अगर मान लो एग्जाम में कभी ये ना दिया हो, प्लीज मैं आपसे एक और दिलचस्प क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर एग्जाम में ऐसा दिया हो कि ये जो डिस्टेंस है यहां तक तो फोकल लेंथ होता है, यहां तक तो इसका फोकल लेंथ, और बोले ये डिस्टेंस जो है भैया नेग्लिजिबल नहीं, बड़ा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां ऑब्जेक्ट है ना, पहले वाले का इमेज फोकस से बना, दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट है, तो बोले कि भाई ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, तब लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, तब क्या होगा बताओ, FO प्लस UE।
तो इस वाले केस में लेंथ का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। प्लीज कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो कि अज्यूम करना है कि जो आईपीस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत छोटा है, अदरवाइज ये फॉर्मूला आपके लिए गलत आंसर लेके आएगा। सो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद अ क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है या आपको रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। प्यारे बच्चों, वी हैव अ टेलीस्कोप और ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो हम पढ़ चुके हैं एस्ट्रोनॉमी के लिए, चांद सितारे देखने के लिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब आपको याद हो तो इसका मतलब था कि इनफाइनाइट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। तो लिखा है कि भाई उसका जो मैग्नीफाइंग पावर है 100 है, मैग्नीफाइंग पावर इज 100। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 101 सेंटीमीटर। देखो, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आई पीस, इसके बीच का डिस्टेंस है 101 सेंटीमीटर। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। काफी अजीब सा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कीजिए, 2 मिनट लीजिए, फिर मैं बताता हूं। चलो मैं बताता हूं, नहीं कर पाए कोई बात नहीं। सुनो, पहली बात इसने हमसे बोला है कि हमें निकालना है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। इन्हें टारगेट है एफओ एंड एफई। और दूसरी बात ये प्यारे बच्चों कि मैग्नीफिकेशन दिया है और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफओ बाई एफई। क्या बात है? तो अगर उसने हमें मैग्नीफिकेशन दिया है तो हम लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू एफओ बाई एफई। तो हमारे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मैग्नीफिकेशन एफओ बाई एफई इज इक्वल टू 100। लेकिन उसने एक और चीज बोला कि यहां से यहां तक की दूरी 101 है और यहां से यहां तक की दूरी पता कितनी होती है? एफओ प्लस एफई। मैंने लिखवाया है कि अगर इनफाइनाइट वाला केस है तो दो लेंस की दूरी होती है एफओ प्लस एफई। तो यार ये तो बड़ा आसान हो गया, हमारे पास दो इक्वेशन बन गया। पहला इक्वेशन ये कि एफओ प्लस एफई 101 है, दूसरा ये एफओ बाई एफई 100 है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां से काम करो, एफओ की वैल्यू निकाल लो जो कि हो जाएगा 100 एफई, क्योंकि हम यहां से वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आंसर सॉल्व होने का चांस है। तो एफओ की जगह पर आप लिख सकते हो 100 एफई प्लस एफई इज इक्वल टू 101। तो ये हो गया 101 एफई इज इक्वल टू 101। तो एफई कितना आ गया? 101 बाई 101 1। तो आई पीस का फोकल लेंथ निकाल लिया हमने, कुछ नहीं किया बेटा। एफओ की वैल्यू आ गई 100 एफई, तो एफओ की जगह पर नीचे लिख दिया 100 एफई, एफई की जगह पर एफई 101 एफई 101 के बराबर, कट के आंसर 1। फिर इस 1 को यहां पुट कर देंगे तो यहां से आपको एफओ मिल जाएगा। तो बेटा दिस कैन बी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बस आपको सिखाने के लिए था कि आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, आपको थ्योरीज को बार बार पढ़ना है ताकि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इजीली क्लिक हो जाए। क्या बात समझ पा रहे हो? चलो अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो 2012 में आया, हमारे में नहीं आएगा। बेटा जब ये आएगा तो 12 बजा देगा, ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ये। लिखा है स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, टेलीस्कोप यूज्ड टू व्यू 100 मीटर टावर 3 किलोमीटर अवे, फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस। अब ये क्या है सुन लो। कह रहा है टेलीस्कोप में होता है ऑब्जेक्टिव, समझना, टेलीस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक होता है आईपीस। अब इसकी पूरी कहानी समझना। कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव से 3 किलोमीटर दूर, ऑब्जेक्टिव से 3 किलोमीटर दूर एक चीज है जिसकी हाइट है 100 मीटर, 100 मीटर का कोई टावर है 3 किलोमीटर दूर और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 150 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खुद पढ़ना कि एक ऑब्जेक्टिव 150 सेंटीमीटर का है, आईपीस का है फोकल 5 सेंटीमीटर, ये एफ ई 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है टावर है 100 मीटर का 3 किलोमीटर दूर, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से 3 किलोमीटर दूर एक टावर है। फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज। हमें हाइट ऑफ द फाइनल इमेज निकालना है व्हेन इट इज फॉर्म 25 सेंटीमीटर। व्हेन, अबे गेट लगा दो, ये कोई आएगा जाएगा तो डिस्टर्ब होगा। देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन इट इज फॉर्म 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, फ्रॉम द आई पीस। अब देखो ये क्वेश्चन ना समझना, ये क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है। इस क्वेश्चन के करने के बहुत सारे तरीके। एक तरीका तो ये है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो पहले मैं आपको तरीका बताता हूं जो दुनिया करती है, फिर बाद में एक अलग तरीके से करेंगे और आंसर देखेंगे आता है कि नहीं आता। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या स्ट्रेटजी लगाया जाता है, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन से अलग है। ऐसे क्वेश्चन में एक तरीका लगाया जाता है कि हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज जब 25 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम द कुत्ते का बच्चा। नहीं समझे? आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत इरिटेट हो गया था इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया गुस्से में। इसका नाम है प्यार से कुत्ते का बच्चा, ठीक है बेटा? मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, डॉग्स बच्चा, पपी। अरे यार, एक तो इतनी ईमानदारी से ढूंढ ढूंढ के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराओ। चलो ध्यान दो प्लीज। ओके चल, अब देखो क्वेश्चन को पहले आप समझ लो। बिलीव मी, ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे, टावर वाले या कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे, टावर या कुछ ना कुछ देखे। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या तरीका अप्रोच लगाया जाएगा कि हमें फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन इट इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई पीस।
तो आई पीस से 25 सेंटीमीटर दूर आपको मिला है फाइनल इमेज। अब तुम्हें क्या निकालना है, उसकी हाइट। अब देखो इसके लिए तरीका मैं बता रहा हूं, जो तरीका है जो लोग करते हैं, लोग कहते हैं काम करो यार तुम फाइनल मैग्निफिकेशन निकाल लो कि भाई इसकी मैग्निफिकेशन कितनी है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर टेलीस्कोप के लिए एक बार बुक से देख के मुझे बताओ, उससे जो मैंने लिखवाया है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला टेलीस्कोप के लिए कुछ ऐसे लिखवाया होगा मैंने, देखो FO बाई साइड FE और 1 प्लस डी वाई, ये नहीं टेलीस्कोप के लिए नहीं था, किसके लिए था ये, डी वाई FE बाई डी, ये लिखवाया क्या, एक बार चेक करो, ये टेलीस्कोप का होना चाहिए, दिस इज फॉर टेलीस्कोप, और यहाँ एक माइनस साइन आता है, ठीक है जी। तो हमने कहा एक काम करेंगे, हम इस टेलीस्कोप का जो सिस्टम है, इस पूरे टेलीस्कोप का एक बार हम फाइनल मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो ठीक है जी, इस टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन निकाल लो, ओके। तो दोनों ने मिलकर मैग्निफिकेशन कितना बनाया, तो दोनों ने मिलकर मैग्निफिकेशन बनाया, FO है 150, FE है 5, 1 प्लस 150 FE 5 अपन में 25। इसे सॉल्व करके मुझे बताओ मैग्निफिकेशन कितना है, इसे सॉल्व करो। देखो भाई ईमानदारी से बता रहा हूं, पढ़ लो वरना मैं निकाल के फेंक दूंगा यहां से। ये बहुत गलत बात है कि समवन कोई आपके लिए अगर मेहनत कर रहा है, मेरे को क्या जरूरत है क्वेश्चन कराने की, पर मैं करवा रहा हूं ना, फिर भी आप अगर बकबक करोगे, पढ़ने पे ध्यान नहीं दोगे, तो इरिटेशन तो ऑब्वियसली हो जाएगा किसी को भी। तो ये कितना आ रहा है -30 और ये 1 प्लस 1/5, तो 1 प्लस 1/5 6/5 है ना 36। तो हमने क्या देखा कि ये जो एक बात बता रहा सुन लो, ये टेलीस्कोप इकट्ठे प्यारे बच्चों मैग्निफिकेशन -36 का दे रहा है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब देखो अगर मुझे इस पूरे टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन पता लग गया तो मुझे फाइनल इमेज का हाइट निकालना है। तो मैं क्या क्या चीजें सोच सकता हूं कि फाइनल इमेज का हाइट कैसे निकाला जाए। तो बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं कि मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं कि टोटल मैग्निफिकेशन, फिर वो कहते हैं कि हमें पता लग गया है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो इस तरीके से उनको इमेज मैग्निफिकेशन पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरीके से करने पे देखो, जैसे मैं करके दिखा देता हूं कि ये -36 है, ये हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालना है। अच्छा आपको माइनस साइन लेने की वैसे जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बताता है कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। सुन लो, आप इसको बस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे जो कि है 100, तो आपको मिलेगा कि चलो भाई हमारा ये हाइट ऑफ इमेज आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस तरीके को बहुत सारे टीचर कर देते हैं गलत, कहते हैं कि नहीं ये तरीका इतना सही नहीं है। तो ऐसा क्या तरीका है, मतलब ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका हो सकता है कि भाई हमने दोनों के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा तो टोटल मैग्निफिकेशन निकाल लिया, फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट समथिंग हमने ऐसे किया और हमें आंसर मिल जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं इस तरीके से करोगे तो आई थिंक आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोगों ने, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जेन्युइन रीजन हो सकता है कि ये तरीका गलत क्यों है। क्योंकि ये जब फॉर्मूला बनाया गया था ना बेटा, तो उस फॉर्मूले में हमने ये माना था, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है कहीं इनफाइनाइट पर है। जब ये फॉर्मूले बनाया गया था तो हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट इज समवेयर एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट से रेज आ रही है, तब हमने ये फॉर्मूला बनाया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जानबूझ के उसने ऐसा घुमाया है कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट में रख के यहां पे रखा हुआ है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है तो आप इन फॉर्मूला का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, बात समझ पा रहे हो। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें पूरी तरीका बता रहा हूं कि 3 किलोमीटर दूर है, तो 3 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट ही हो गया, बहुत दूर हो गया। अगर मैं यहां से 3 किलोमीटर दूर की बिल्डिंग देख रहा हूं तो मेरे लिए वो बहुत दूर है, तो इट मे बी इनफाइनाइट, तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बोल क्या रहे खड़े होकर, कोई बात नहीं, इसलिए नहीं समझ पा रहे हो कि पीछे का आपको पता नहीं है कि पीछे हुआ क्या है। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यहां से अगर इनफाइनाइट की बात की जाए तो यू कैन यूज दिस फॉर्मुलाज, लेकिन यहां पर इनफाइनाइट की बात नहीं की गई है तो हम इन फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते। तो सर इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा, पहले मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे गलती करते हैं वो आप भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका अपनाया गया, क्या तरीका अपनाया गया वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक पर्टिकुलर तरीका अपनाया गया जिसमें टावर लिखा हो, टावर वाले क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाया गया। बोला गया देखो आप ऐसे फील करो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहां जाके इमेज बना, इस ऑब्जेक्टिव की वजह से ये इमेज बना, और ये डिस्टेंस हमेशा फोकल लेंथ ही होती है। टेलीस्कोप पहले लेंस के फोकस पर जाके इमेज बनता है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। यहां से एंगल अल्फा बनेगा तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये दोनों एंगल अल्फा होंगे, ठीक है। तो क्या किया जाता है देखो, बोला जाता है चलो आप एक बार क्या करो, tan अल्फा निकालो इस ट्रायंगल से, तो अल्फा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 100 मीटर और बेस है बेटा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। तो बोला आप ये अल्फा निकालो, फिर ये अल्फा निकालो, ये अल्फा होगा हाइट ऑफ इमेज, किसका इमेज, इसका। तो एक बार tan अल्फा निकालते हैं दोबारा, तो ये जो हाइट है इसका, इस लेंस के जरिए कितना हाइट बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और बेस इसका फोकल लेंथ होगा। आप क्लियरली समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं रखा हुआ है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आंसर हमेशा गलत आएगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है, सिंपल तरीका है, यहां अल्फा मानते हैं और ये भी अल्फा ही होगा। तो अब इन दोनों को हम आपस में इक्वेट कर देंगे बेटा। आपस में इक्वेट करने का मतलब क्या है, अच्छा फोकल लेंथ की वैल्यू लिख दो, कितना है 150। तो इसको आपस में इक्वेट करने से क्या होगा, देखो ये 100 और नीचे 3 × 10 की पावर 3 किलोमीटर बेटा, 3 किलोमीटर का मतलब होगा 3 × 10 की पावर 3 हाइट ऑफ इमेज अपॉन में 150। अब देखो ध्यान से,
अब काम हमारा कितना आसान हो जाएगा, देखो अब ये 150 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 इंटू में 150 अपॉन में 3 इंटू में 10 की पावर 3 हाइट ऑफ इमेज। अब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से भी, देखना ये कट जाएगा और ये तो 5 आ गया बेटा। हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया? 5। सही है क्या? सही है, हाइट ऑफ इमेज आ गया 5। अच्छा हमने कोई और गलती तो नहीं करी? ठीक है, एवरीथिंग 5 मीटर आ गया। कितना आ गया ये? 5 मीटर। तो ये मीटर में आया आंसर, पता क्यों? क्योंकि हमने सब मीटर में यूज किया अभी तक। अच्छा एक गलती मैंने किया यार, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वी ऑल हैव डन अ सिंगल मिस्टेक। जो आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो ध्यान दिया कि ये 100 मीटर में है, ये किलोमीटर में है, पर ये 150 सेंटीमीटर में है। ये सेंटीमीटर में है ना, तो ये 150 जो है ना 150, बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये भी मीटर में करना पड़ेगा। तो ये 150 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 की पावर -2, यानी 10 की पावर -2 आएगा बेटा। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 की पावर -2 आता है। अब यहां से हम हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे तो क्या होगा? देखो 100 3 10 की पावर 3 50 सॉरी 150 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। ये कट जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये हो गया बेटा हाइट ऑफ इमेज। यानी अब हम पता है कहां तक पहुंच गए? अब हम ये पहुंच गए हैं कि ये जो, समझना, ये जो हमारा फाइनल है, इस फाइनल लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। याद करो, फाइनल लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो आपने इसकी हाइट निकाल ली है। अब इसकी हाइट है कितनी? तो बोलोगे अभी निकाला हमने 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको 5 सेंटीमीटर। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, सेंटीमीटर में हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो फिलहाल आपने पता क्या किया? आपने बड़ी चालाकी से इसकी हाइट निकाल ली। अब क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं करेंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट है बेटा, इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो अब तुम्हें इस लेंस के ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, इस लेंस की ऑब्जेक्ट की हाइट पता है। तो अगर इस लेंस के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है तो हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है। अब तुम्हें यह सोचना है कि मुझे हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन की हेल्प से आप हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर पाते हैं। यानी अब हमें इस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। अब इस लेंस का मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? तो मैग्निफिकेशन का एक तरीका होता है V/U। तो V तो उसने बोल रखा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, आपको U निकालना पड़ेगा। तो देखो कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे इसके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पता है तो मैं हाइट ऑफ इमेज तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे मैग्निफिकेशन पता हो, और मैग्निफिकेशन तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता हो, क्योंकि इमेज तो 25 बोला इसने। अब असली खेल यहां पर स्टार्ट होगा कि हम U कैसे निकालें। तो 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/5 1/f 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/f लगा के, अब ध्यान दो, तो 1/V है माइनस का 25, सबको पता है माइनस क्यों? पीछे इमेज बनता है। और ये 1 प्लस क्यों हो गया, ये बता सकता है कोई मुझे? क्योंकि ऑब्जेक्ट पीछे की साइड रहेगा और इसी ऑब्जेक्ट को निकालना है 1/5। तो 1/U इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25, तो कितना आएगा बताओ मुझे कोई? 25 प्लस 5/25 125, 30/125, तो 125/30 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 5 बार में ना, कितनी बार में? 25 पंजे और 6 पंजे है ना, 25/6। तो हमारा U आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, अब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन आएगा 25/U, 25, देखो V तो 25 है, U कितना है? U है 25/6, तो 6 ऊपर जाएगा। तो बेटा मैग्निफिकेशन आ गया 6। समझ पाए मैंने कैसे किया? देखो इस क्वेश्चन को समझो। पहले मैंने इसकी हाइट निकाली, ठीक है, हाइट निकालने के बाद मुझे याद आया, अगर मुझे इमेज की, देखो ये तो ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो आईपीस का ऑब्जेक्ट तो मुझे पता है, आईपीस का, ये आईपीस का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर का है, पर इसका जो इमेज है वो नहीं पता। वो निकालने के लिए मैग्निफिकेशन के लिए V/U, V 25 है, U है 25/6, तो मैग्निफिकेशन 6 आ गया। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 6 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना है? 5, तो कितना आ रहा है? 30 सेंटीमीटर। बात समझ पाए प्यारे बच्चों? अब हम टेलीस्कोप की लिमिटेशन पढ़ेंगे कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल कह सकते हो या इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन यूज होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। प्लीज एवरीवन ध्यान दीजिए। सो कूल, अब नया टॉपिक है, सबको समझ में आएगा। ईमानदारी से बताऊं, मैंने अपना इतना टाइम इसमें खराब किया है, 15 मिनट इस टॉपिक को देने की क्या नीड थी? हर बच्चा ऐसे ही करता, वो टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालता और फॉर्मूला निकालने के बाद बोलता हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का 100 दिया हुआ था और वो आंसर निकालता गलत आता। जो मैं पहला तरीका बता रहा हूं भाई, वो फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब इनफाइनाइट बोला हो। 3 किलोमीटर बोला है, हाइट ऑफ टावर बोला है, अल्फा से करना, अल्फा से आप इसका निकालोगे जो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर आप अपना तरीका इस्तेमाल करोगे आईपीस का फॉर्मूला लगा के। बेटा देखना, आप जब एग्जाम में जाओगे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे ना, तो आप बोलोगे यार क्या गलती की है, मैंने बात नहीं मानी, उस टाइम मजे ले रहा था। चलो छोड़ो। सो क्रोमेटिक एब्रेशन, अब ये क्या होता है? देखो कई बार, देखो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन कि पीछे जो हमने टेलीस्कोप पढ़ा, जो पीछे हमने टेलीस्कोप पढ़ा उसका फेलियर है, लिमिटेशन है, पीछे वाले टेलीस्कोप अच्छे नहीं थे। उसके पीछे मेन रीजन मैं आपको कुछ बता दूं,
हार्ड टू हैंडल। हैंडल मतलब करना समझते क्या होता है? संभालना। बहुत डिफिकल्ट है संभालना। कई बार तो इतने बड़े होते थे, मान के चलो मैं बता रहा हूं कितने बड़े, कि 100 मीटर, 100 मीटर तो नहीं, कम से कम 20 मीटर 30 मीटर, मतलब जितना मान लो जितना बड़ा, मैं एक एग्जांपल, बुलडोजर जितने बड़े बड़े टेलीस्कोप होते थे, तो इनको हैंडल करना मुश्किल था। इसको उठाने के लिए, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत टफ काम था। तो लोगों ने कहा यार जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, ये तो यार ये तो बहुत बड़े बड़े, तो ज्यादा बन भी नहीं पा रहे थे ये, कहीं कहीं पर एक आध पीस होता था, बहुत मुश्किल था इसको हैंडल करना। तो एक लिमिटेशन तो ये होती। दूसरा कि अगर कोई खुद से बनाना चाह रहा है तो इसको हैंडल करने के साथ बनाना भी बहुत कठिन था। तो ये कुछ लिमिटेशन थी। लेकिन उसके अलावा चलो ये तो कोई लिमिटेशन नहीं है, हार्ड टू हैंडल क्या है, 20 लोग बुला के हैंडल कर लेंगे, या नीचे टायर लगा देंगे, टेलीस्कोप बना लिया, उसको एक रेडी पर डाल दिया, या एक उस पर डाल दिया, कोई चीज जिसमें टायर लगे हुए, नीचे टेलीस्कोप को डाल दिया, आप कहीं भी ले जा सकते हैं देखने के लिए। तो हैंडल करने वाली सिचुएशन को तो हम दूर कर सकते हैं। इसको कैरी करना भी आसान नहीं था, रखना भी आसान नहीं था। मान लो आप छत पर यूज कर रहे हो, एकदम से बारिश आ गई या कुछ हो गया, तो उसको लेके हैंडल करना कठिन था। कुल मिला के हार्ड टू हैंडल। लेकिन उसके अलावा मेन प्रॉब्लम ये गड़बड़ी थी, क्रोमेटिक एब्रेशन। इसमें क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं, देखो कि जैसे अगर ये हमारा लेंस है और सनलाइट आ रहा है, मान लो सनलाइट, अगर मान लो सनलाइट आ रहा है, देखो ये तो हमारा रेफरेंस लाइन है, और ये जो लाइन, ये जो मैं ऊपर बना रहा हूं सनलाइट है। तो बेटा आपको पता होगा, आपने एक चीज पढ़ा होगा, सनलाइट जो है उसमें 7 कलर होते हैं, 7 कलर। तो हो क्या रहा है, अलग अलग कलर ना अलग अलग जगह पे जाके फोकस होता है, अलग अलग कलर अलग अलग जाकर फोकस होगा उसकी वजह से, डिस्पर्शन की वजह से। तो जब लाइट आता है ना, जब ये लाइट आता है तो अलग अलग कलर अलग अलग जगह फोकस करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मान लो ये किसी चीज का इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर अच्छे से फोकस ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक कलर यहां पर आ गया, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, तो हमें शार्प फोकस नहीं मिलता। और शार्प फोकस नहीं मिलता तो इमेज में डिस्टॉर्शन, टूटा फूटा अजीब सा, इतना क्लियरिटी नहीं आएगी। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर फोकस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स बिकॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट डिस्पर्स हो जाता है, टूट जाता है। तो इससे क्या हुआ, कॉज कलर्ड फ्रिंजेस अराउंड द इमेज। इमेज के आसपास हमें कलर दिखाई देंगे, फ्रिंजेस मतलब ऐसी कलर दिखाई देंगे। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने इतना बड़ा टेलीस्कोप बनाया और आप चांद को देख रहे हो और चांद के आसपास आपको कलर दिखाई दे रहा है, कलरफुल चांद, यानी जो रियल में है वो आपको दिख नहीं रहा। तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। फिर इसको, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ठीक है, फिर भी रिड्यूस करने के लिए एक्रोमेटिक डबलेट्स का यूज किया गया। डबलेट्स का मतलब होता है कि इसमें ना दो मटेरियल का यूज करते हैं, दो मटेरियल्स को आपस में जोड़ के डबलेट्स बनाया जाता है इसको ठीक करने के लिए। बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं डबलेट्स के बारे में, ठीक है। ये जब आप मास्टर्स करोगे तो इसके बारे में पढ़ोगे, बीएससी में भी इसके बारे में नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, एमएससी में पढ़ाएंगे। सो और एनसीईआरटी में वैसे इनके बारे में हल्का हल्का दिया हुआ है, बट ये मैंने ऐसे लिख दिया कि कभी काम आ जाए तुम्हारे। अगला देखो, एक होता है स्फेरिकल एब्रेशन। अब ये क्या होता है समझना ध्यान से, कि ये भी बिल्कुल इसकी तरह ही होता है, इसकी तरह ही होता है। अब इसकी तरह क्यों होता है वो मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। ये बिल्कुल एक्जैक्टली उसी की तरह होता है। देखो जो रेज होती है ना, रेज, देखो ये जो रेज है मैं सब बताऊंगा ये सब क्या है। डू नॉट मीट एट द सेम फोकस। अब ये क्या है सर, समझ नहीं आया मेरे को। कई बार हम ये सोचते हैं, समझना, देखो समझना ध्यान से, इसको थोड़ा डिकोड करना। ये होता क्यों है पहले ये समझ लेना, ये होता क्यों है पहले ये भी समझ लेना। देखो मान लो एक मेरे पास, समझना, एक मेरे पास रेस है जो ऐसे गई यहां से, और एक रेस जो है ऊपर से गई, ऊपर से दोनों ही रेस एक प्रकार से पैरेलल है। तो इनको आपने पढ़ा होगा पैरेलल रेस फोकस पे जाके मिलती है। लेकिन कई बार होता है ये तो फोकस पे जाके बैठ गया, पर ये थोड़ा आगे जाके बैठ जाएगा। अब इससे क्या है, एक बंदा कह रहा है कि हाथ यहां बनेगा और एक बंदा कह रहा है हाथ यहां बनेगा। तो जो हाथ है दोनों जगह बनेगा, अजीब सा ब्लर सा हो जाएगा कि उंगली यहां भी दिखाई दे रही है, यहां भी दिखाई दे रही है, तो इस उंगली का शेप बदल जाएगा। अभी जो मार्जिनल रेस से क्या मतलब है, जो ऊपर वाला है जो कॉर्नर से टकराता है इसको बोलते हैं मार्जिनल रेस। ये पैरेक्सियल रेस ये होता है बेटा जो बिल्कुल इसके पैरेलल होता है और नीचे होता है हल्का सा, मतलब समझ गया डायग्राम से। डू नॉट मीट एट द सेम फोकस, ये सेम फोकस पे मिल नहीं पाते। तो इससे भी प्रॉब्लम है, जब फोकस ही ठीक से नहीं हो रहा है तो इमेज अच्छा क्लियर नहीं बनेगा। अच्छा जी, इससे हमें एक ब्लर्ड इमेज मिलेगा। अच्छा, इसको रिड्यूस करने के लिए पैराबोलिक मिरर्स का यूज किया जाता है, या कह सकते हैं एक टेक्निक जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जो आज का हमारा टॉपिक है। देखो कुल मिला के बताऊं तो रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। रिफ्रैक्शन की वजह से हमें कई बार ब्राइट इमेज नहीं मिलता। क्यों, मैं बता रहा हूं। देखो अगर एक लेंस के अंदर से अगर लाइट पास होगा, समझना, अगर एक लेंस के अंदर से लाइट पास होगा तो लाइट कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये लाइट कुछ ना कुछ इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो अगर आप सोचो कि आपको शार्प इमेज मिले तो आपको इमेज भी शार्प नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो अगर लाइट पानी के अंदर से जाएगा, समझ रहे हो, तो पानी में क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो वही सेम सेंस यहां पे लगाओ कि जब लाइट यहां से जाएगा तो कुछ लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी और हमें शार्प इमेज नहीं मिलेगा। तो देखो हमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ना है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सबसे पहले हमारे सर इसाक न्यूटोनियन टेलीस्कोप, जिसकी बात एनसीईआरटी में नहीं की गई है ज्यादा। न्यूटोनियन टेलीस्कोप बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, पर हमें पढ़ना है। तो न्यूटन साहब ने क्या बनाया मैं बता रहा हूं। उन्होंने बोला देखो यार कुछ मत करो, एक काम करो, ऐसा कुछ बना दो, इसमें ये कॉनकेव है बेटा, कॉनकेव मिरर। बोला है कॉनकेव मिरर लगा दो, सुनो ध्यान से, एक कॉनकेव मिरर लगा दो, और यहां से सुनना, यहां से कोई लाइट, सूरज को देखना है, चांद को देखना है, किसी को भी देखना है, पैरेलल रेज आएगी,
यूं यूं पैरेलल रेज आएगी और यहां पर लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा यूं, और हम क्या करेंगे, हम यहां पे लगा देंगे कोई ऐसे प्लेन मिरर टाइप कुछ लगा देंगे, प्लेन मिरर। अब इससे क्या होगा, चलो मैं बताता हूं क्या होगा, देखो थोड़ा ठीक से करते काम, थोड़ा ठीक से करते काम। देखो समझा रहा हूं, क्या सोचा न्यूटन साहब ने, सोचा कि यार हमारी इंटेंसिटी, हमारी लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन की वजह से कभी फोकस नहीं हो पा रही, कभी कलर चेंज हो जा रहा है, कभी कोई दिक्कत है, हम रिफ्रैक्शन हो ही नहीं देंगे, हम रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बेटा तुम्हें भी पता नहीं है कि आज मूड सही नहीं है मेरा, लिटा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मूड की बात नहीं है, बात यह है कि यार आप लोग सीरियस नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बी सीरियस वाइल स्टडी। सुनो, बोलेगा कि एक मिरर टाइप का लगा देंगे, प्लेन मिरर, यहां से लाइट यहां टकराएगी, टकरा के मान लो इधर चली गई, समझना ध्यान से प्लीज, फिर लाइट यहां से आके टकरा के कुछ इधर चली गई होगी, फिर यहां पर एक आईपीस लगा देंगे, आईपीस, आईपीस, लेकिन वो आईपीस हवा में रहेगा एक प्रकार से, ये जो आईपीस एक प्रकार से हवा में ही है। इसके पीछे मैं आपको स्टोरी बताता हूं, बहुत तभी रुक जाओ। तो ऐसा एक बेसिक आइडिया लगा, इस आइडिया को एक बार देखने का प्रयास करना। देखो कि यूं गया, यूं टकरा के, समझना, और यूं, फिर आईपीस मतलब जिसमें आंख लगा के वो देखेंगे। तो ये देखो एक बड़ा सिंपल सेटअप, ना कोई नौटंकी ना कुछ, सिंपल सेटअप, यहां पर आंख लगा के वो देखेंगे। पर होता क्या था मैं आपको बता रहा हूं, होता ये था कि जब न्यूटन साहब ने ये बनाया था ना, तब प्रॉब्लम ये थी कि जो आईपीस लगानी पड़ती थी उनको कई बार 5-5 मीटर ऊपर, क्योंकि वो किसी एंगल पे सेट करते थे देखने के लिए, तो रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बनती थी ना कई बार 5-5 मीटर ऊपर, तो वो आईपीस लेके ढूंढते थे कि इमेज कहां है, ऐसे ऐसे। अब इसको फील करना हल्का सा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि इमेज कभी 5 मीटर ऊपर बन रही है, कभी 10 मीटर ऊपर बन रही है, कभी उन्होंने एग्जैक्टली अपने छत को चारों तरफ से घेर रखा था, जीना लगा रखा था, यहां पर भी जीना, वहां पर भी जीना, वहां पर भी जीना, कभी इस पर चढ़ के देखते कि इमेज कहां बनी, अच्छा अच्छा, कभी उस पर, कभी उस पर। तो ये इतना अच्छा नहीं था। इससे क्या क्या फायदा हुआ मैं आपको बता रहा हूं। देखो फायदा बहुत सारा हुआ, फायदे मैंने यहां लिखे, एडवांटेजेस बहुत सारे दिखाता हूं आपको। देखो एडवांटेज ये था कि नो, आप पढ़िए एक बार, नो क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक का मतलब कलर वाला, सी फॉर कलर, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, कलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। चीपर था, बहुत सस्ता था, हल्का था, जो मैं आपको बता रहा था, लाइट यानी हल्का है रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप के हिसाब से, क्योंकि इसमें मटेरियल कम यूज हो रहा है। फिर इजियर टू कंस्ट्रक्ट, इजी था, लार्ज मिरर जो इसमें लगा रहे थे हम इजीली बना सकते हैं, लेंस के मुकाबले मिरर तो आसान होता है, सस्ता भी होता है यार, छोड़ो। गुड लाइट गैदरिंग, ये लाइट को अच्छे से गैदर करता था, इंटेंसिटी खराब नहीं होती थी क्योंकि रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, इनका काफी नाम हुआ न्यूटन साहब का, लेकिन इसको यूज करना सच में उस टाइम बहुत प्रॉब्लमेटिक था। आपको इमेज शार्प मिल रहा है, आपको डिटेल्स अच्छी मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, तो रिफ्लेक्ट होके लाइट कहीं भी जा सकता है, तो आपको डोलना पड़ेगा कि भाई कहां पर आया रिफ्लेक्ट होके। डोलने का मतलब होता है बेटा ऐसे ऐसे। तो इस बात को लेकर बहुत परेशानी चल रही थी। जब बहुत ज्यादा परेशानी चल रही थी बेटा, तब ये बनाया गया। ठीक है, देखो ये क्या बनाया गया बेटा, इसको बोलते हैं कैज़िग्रियन टेलीस्कोप। तो न्यूटन साहब और कैज़िग्रियन में क्या फर्क है वो समझ लो। कैज़िग्रियन साहब का बहुत नाम हुआ, इनको बहुत इज्जत सम्मान मिला, पर कहीं ना कहीं इन्होंने क्या चालाकी दिखाई बता रहा हूं। देखो उन्होंने कहा भैया देखो न्यूटन साहब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, यहां पर एक और लेंस लगा, कोई मिरर लगा दिया, दिख रहा है किसी को, यहां एक मिरर लगा दिया, सुनना, यहां पे एक मिरर लगा दिया ऐसा, और यहां पर कर दिया छेद छोटा सा। अब छेद करने से क्या फायदा होगा दिखा रहा हूं, देखो लाइट ऐसे आएगी, ऐसे टक्कर खाएगी, ऐसे निकल लेगी, फिर लाइट यहां से ऐसे टक्कर आएगी, ऐसे टक्कर खाएगी और यहां निकल लेगी। तो अब हमें आइडिया लग गया कि लाइट आएगी इसी के अंदर, तो अब हमें आईपीस यहां लगाना है देखने के लिए। तो इससे क्या हो गया, न्यूटोनियन का आइडिया कैज़िग्रियन का आइडिया बिल्कुल सेम है, बस इसने छेद किया। इसने क्या किया, छेद है यार। तो ये बेटा कैज़िग्रियन टेलीस्कोप है। एडवांटेज बता दिया मैंने आपको सबके, एडवांटेज बता दिया, कंस्ट्रक्शन बता दिया, थ्योरी बता दिया, डायग्राम बता दिया,